नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल की सीरीज में हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और सोशल एंड पॉलिटिकल एलीट पर। ये तीनों ही भारतीय लोकतंत्र और समाज को समझने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। हमारे पास इस विषय पर कुछ काफ़ी डिटेल्ड एकेडमिक सोर्सेज हैं जिनमें कई दिलचस्प विश्लेषण और आंकड़े दिए गए हैं। तो हमारा मकसद होगा इन सोर्सेज से वो सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां निकालना जो हमें इस विषय की एक गहरी समझ दे सकें। तो चलिए इस जटिल लेकिन ज़रूरी विषय पर एक विस्तृत चर्चा शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये तीनों विषय, जैसा आपने कहा, आपस में काफ़ी जुड़े हुए भी हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज सत्ता चाहती हैं, प्रेशर ग्रुप्स पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, और जो एलीट वर्ग है वो अक्सर इन दोनों प्रोसेसेस में एक अहम भूमिका निभाता है। तो देखते हैं हमारे स्रोत इस पूरे समीकरण को, इस पूरी डायनामिक्स को कैसे समझाते हैं। अच्छा, तो हम सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। राजनीतिक दल। स्रोत इन्हें डिफाइन कैसे करते हैं, ये है क्या आखिर? देखिए, बुनियादी तौर पर स्रोत बताते हैं कि ये नागरिकों के ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हैं। मतलब ऐसे लोग जिनका पब्लिक इश्यूज पर, आप कह सकते हैं, मोटे तौर पर एक जैसा नजरिया होता है, और इनका मुख्य लक्ष्य होता है चुनाव जीतकर सरकार बनाना या सरकार पर नियंत्रण पाना, ताकि ये अपनी आइडियोलॉजी और कार्यक्रमों के हिसाब से नीतियां, पॉलिसीज लागू कर सकें। एक तरह से कह सकते हैं कि ये सत्ता हासिल करने का एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका है। और ये लोकतंत्र के लिए इतने जरूरी क्यों माने जाते हैं? स्रोत इन्हें इंडिस्पेंसिबल यानी अनिवार्य बताते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि देखिए, लोकतंत्र बिना विकल्पों के, बिना चॉइसेस के कैसे चलेगा। स्रोत इशारा करते हैं कि भारतीय संविधान खुद पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक तरह से जमीन तैयार करता है। हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग एसोसिएशंस हैं, और सबसे बढ़कर एक फिक्स टाइम पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर चुनाव होते हैं। इन सब संवैधानिक प्रावधानों ने मिलकर भारत में एक मल्टी पार्टी सिस्टम को जन्म दिया है। मतलब मैदान में कई खिलाड़ी हैं, सिर्फ एक दो नहीं। अच्छा, तो इस मल्टी पार्टी सिस्टम के फायदे क्या गिनाए गए हैं? जाहिर है, ज्यादा पार्टियां मतलब ज्यादा विकल्प। बिल्कुल। स्रोत यही कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा फायदा है जनता के सामने पर्याप्त पॉलिटिकल चॉइस का होना। अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां होती हैं। इससे एक जीवंत राजनीतिक बातचीत, एक इंटरैक्शन का माहौल बनता है। खासतौर पर माइनॉरिटीज और जो मार्जिनल ग्रुप्स हैं, हाशिए पर मौजूद समूह, उनके लिए जरूरी है। उन्हें लगता है कि कोई ना कोई पार्टी उनकी आवाज उठा सकती है। आप देखिए ना, हमारे देश में कितनी तरह की पार्टियां हैं। कुछ राष्ट्रीय स्तर पर हैं, कुछ राज्यों तक सीमित हैं, कुछ किसी खास समुदाय या मुद्दे पर फोकस्ड है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय एकता कमजोर पड़ जाती है इतनी सारी क्षेत्रीय पार्टियां होने से? ये एक दिलचस्प पहलू है। देखिए, स्रोत इस बात को मानते हैं कि जो ऑल इंडिया पार्टीज हैं, उनका जो दबदबा रहा है या उनकी जो राष्ट्रव्यापी प्रेजेंस है, वो दिखाती है कि पॉलिटिकल यूनिटी की जड़ें भी मजबूत हैं। लेकिन साथ ही अगर हम कंटेम्परेरी पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें, आज के माहौल को, तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का उभार और कोलिशन गवर्नमेंट का बढ़ता चलन, ये साफ दिखाता है कि अब रीजनल और सेक्शनल इंटरेस्ट, मतलब क्षेत्रीय और वर्गीय हितों की अभिव्यक्ति ज्यादा मुखर हुई है, ज्यादा आवाज उठा रहे हैं लोग। राष्ट्रीय दलों को भी अब इन क्षेत्रीय ताकतों को साथ लेकर चलना पड़ता है, उनकी अनदेखी नहीं कर सकते। ये विविधता में एकता का एक राजनीतिक रूप है, कह सकते हैं। और इतिहास में देखें तो ये बदलाव और साफ दिखता है ना? कांग्रेस के वन पार्टी डोमिनेंस वाले दौर से लेकर आज के गठबंधन युग तक का सफर। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि आज़ादी के बाद लगभग 3 दशकों तक, 1947 से 1977 तक, कांग्रेस का वर्चस्व था। इसे वन पार्टी डोमिनेंस कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कोई दूसरी पार्टी या गठबंधन उसे टक्कर देने की स्थिति में नहीं था ज्यादातर समय। और ये समझना भी जरूरी है कि कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी के तौर पर नहीं उभरी थी। वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट और सोशल रीजनरेशन की एक बड़ी विरासत लेकर आई थी। जैसे कॉलेज का वो सबसे पुराना और सम्मानित क्लब होता है ना, जिसकी स्थापना में ही उसका दबदबा छिपा होता है, कुछ वैसा ही। लेकिन 1977 के बाद ये तस्वीर बदल गई, काफी बदली। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि 1977 के बाद और खासकर 1989 के बाद सक्सेसफुल कोलिशंस का दौर शुरू हुआ, सफल गठबंधनों का। ये बदलाव केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर दिखा। आज हम मुख्य रूप से 2 बड़े राष्ट्रीय गठबंधनों को देखते हैं। एक का नेतृत्व बीजेपी करती है, दूसरे का कांग्रेस। बीच में कुछ समय के लिए जनता पार्टी का प्रयोग भी हुआ था, वो भी एक तरह का गठबंधन ही था। और इन बड़े गठबंधनों के अलावा कई लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं और अनेक क्षेत्रीय दल भी हैं जो अब राष्ट्रीय राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं।
या कम से कम अखिल भारतीय स्थिति का दावा करते हैं। तो राजनीति अब कहीं ज्यादा फ्रैगमेंटेड है, बिखरी हुई है और कॉम्पिटिटिव भी हो गई है, मुकाबला कड़ा है। एक और दिलचस्प बदलाव का जिक्र है स्रोतों में, पार्टियों के नेतृत्व की सोशल बैकग्राउंड में बदलाव। पहले वकील और प्रोफेशनल लोग ज्यादा हावी थे, अब किसान और कृषक वर्ग से आने वाले नेता ज्यादा दिख रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये वाकई एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है। स्रोत बताते हैं कि आज़ादी के बाद के शुरुआती दशकों में विधायिकाओं और पार्टी संगठनों में वकीलों जैसे प्रोफेशनल ग्रुप्स का काफ़ी दबदबा था, लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेंड कम हुआ है और उनकी जगह फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरिस्ट्स, मतलब किसान और कृषक पृष्ठभूमि के लोगों ने ली है। ये शायद भारतीय समाज में हो रहे गहरे बदलावों का संकेत है कि सत्ता का केंद्र धीरे धीरे ग्रामीण भारत और कृषि से जुड़े वर्गों की ओर खिसक रहा है, या कम से कम उनका प्रभाव बढ़ रहा है। अब जमीनी मुद्दे और जमीनी नेता ज्यादा अहम हो गए हैं। तो कुल मिलाकर राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है? सिर्फ चुनाव लड़ना और सरकार बनाना, या कुछ और भी? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। स्रोत उन्हें गवर्नमेंट परफॉर्मेंस के लिए कैटलिस्ट बताते हैं, उत्प्रेरक। वे जनता के हितों, पीपल्स इंटरेस्ट को आवाज देते हैं, सरकार के सामने रखते हैं और सत्ता के लिए कंपीट करते हैं। ये प्रतिस्पर्धा ही लोकतंत्र को जिंदा रखती है ना? इसके अलावा वे सरकार के लिए एक रिसोर्स भी हो सकते हैं, नीतियां बनाने में मदद, जमीनी फीडबैक देना, और साथ ही वे सरकार की आलोचना भी करते हैं, क्रिटिक भी होते हैं, जिससे सरकार पर जवाबदेही का दबाव बना रहता है। वे एक तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करते हैं, निगरानी और संतुलन। ठीक है, ये तो हुई राजनीतिक दलों की बात। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो भारतीय राजनीति की शायद सबसे बड़ी हकीकत है, कास्ट और धर्म का इस्तेमाल। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, स्रोत इस बात को साफ तौर पर स्वीकार करते हैं कि सत्ता पाने की होड़ में राजनीतिक दल अक्सर जाति और धर्म जैसे तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। कारण सीधा है, ये मुद्दे लोगों की पहचान और भावनाओं, ह्यूमन सेंटिमेंट से गहरे जुड़े होते हैं। मशहूर समाजशास्त्री रजनी कोठारी का यहाँ जिक्र आता है, जिनका कहना था कि राजनीतिक दल महज जाति का फायदा नहीं उठाते, बल्कि वे जन समर्थन जुटाने के लिए, मोबिलाइजेशन ऑफ मास सपोर्ट के लिए, जाति व्यवस्था के पूरे ताने बाने को, उसके नेटवर्क को अपने संगठनात्मक ढांचे में सक्रिय रूप से बुनते हैं, वीव करते हैं। जैसे कोई कारीगर धागों का इस्तेमाल करके कपड़ा बनाता है, वैसे ही पार्टियां जातिगत संबंधों का इस्तेमाल करके वोट बैंक बनाती हैं। ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है। मतलब लोकतंत्र ने जाति को कमजोर करने के बजाय उसे राजनीतिक रूप से और मजबूत कर दिया, ऐसा है क्या? हाँ, ये एक विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। जब राजनीति जाति को अपनी गतिविधि का मैदान बनाती है, तो जाति भी पीछे नहीं रहती। वो अपनी पहचान जताती है, असर्ट्स इट्स आइडेंटिटी, और सत्ता में हिस्सेदारी, पोजीशंस ऑफ पावर, मांगती है। ये एक तरह का लेन देन बन जाता है, गिव एंड टेक। राजनेता जातीय समूहों और पहचानों, कास्ट ग्रुपिंग्स एंड आइडेंटिटीज को मोबिलाइज करते हैं, उन्हें राजनीतिक रूप से सक्रिय करते हैं ताकि अपनी सत्ता मजबूत कर सकें। इस तरह चुनावों पर आधारित हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटी ने अनजाने में ही सही जाति व्यवस्था के ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को राजनीति में भागीदारी के लिए एक नया मंच और नई ऊर्जा दे दी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि भारत में लोकतंत्र और जाति व्यवस्था ने एक दूसरे के साथ समझौता कर लिया है, अकोमोडेट कर लिया है? स्रोत तो कुछ ऐसा ही कहते हैं। उनके अनुसार भारत में डेमोक्रेटिक स्टेट की प्रकृति शायद पश्चिमी देशों से अलग है। यहाँ की पुरानी सामाजिक संस्थाएं जैसे जाति व्यवस्था और आधुनिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जैसे चुनाव, इन्होंने एक दूसरे के साथ बड़ी कामयाबी से तालमेल बिठा लिया है, सक्सेसफुली अकोमोडेट कर लिया एक दूसरे को। ऐसा नहीं है कि टकराव नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन एक तरह का सह अस्तित्व, कोएग्जिस्टेंस बन गया है। और जाति ने भी खुद को इस नई राजनीतिक हकीकत के हिसाब से ढाला है, अडैप्ट किया है। बिल्कुल, जाति कोई स्थिर चीज तो है नहीं। स्रोत बताते हैं कि इसने आधुनिक चुनावी राजनीति, मॉडर्न इलेक्टोरल पॉलिटिक्स द्वारा पेश की गई बाधाओं, कंस्ट्रेंट्स और अवसरों, अपॉर्चुनिटीज पर प्रतिक्रिया दी है, रिएक्ट किया है। चुनावी गणित को देखते हुए जातियों के अंदर और जातियों के बीच नए तरह के समीकरण बने हैं। इसने जाति, क्षेत्र और समुदायों के इर्द गिर्द कास्ट मोबिलाइजेशन के ऐसे अप्रत्याशित रूप, अनएक्सपेक्टेड फॉर्म्स पैदा किए हैं जिनके बारे में शायद पहले सोचा भी नहीं गया था, जैसे बड़ी बड़ी जातीय रैलियां, जाति आधारित वोटिंग अपील वगैरह। और दुर्भाग्यवश स्रोत ये भी कहते हैं कि यही जातिवाद, कास्टिज्म, क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म
और सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, भारतीय संविधान के जो ऊंचे लक्ष्य हैं जैसे समानता, न्याय, बंधुत्व, उनको हासिल करने में आज भी सबसे बड़ी बाधाएं बनी हुई हैं। इसी संदर्भ में रिजर्वेशन पॉलिसी का जिक्र भी आता है, जिसे स्रोत प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। हाँ, आरक्षण नीति इसी जटिल सामाजिक राजनीतिक लैंडस्केप का एक हिस्सा है। स्रोत बताते हैं कि इस नीति ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस और कुछ हद तक धार्मिक अल्पसंख्यकों को स्टेट डायरेक्टेड इकोनॉमिक सिस्टम के जो संसाधन है जैसे सरकारी नौकरियां, शिक्षा, उन तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण अवसर दिया है। इसका मकसद ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे समूहों को मुख्य धारा में लाना था। हालांकि इसकी इंप्लीमेंटेशन और प्रभाव पर बहस हमेशा चलती रहती है, लेकिन ये भारतीय समाज और राजनीति का एक अहम पहलू है, इसमें कोई शक नहीं। क्या ये सारे राजनीतिक बदलाव सिर्फ सामाजिक दबावों का नतीजा है या सरकारी नीतियां भी इसमें भूमिका निभाती हैं? स्टेट पॉलिसीज का क्या रोल है? ये एक महत्वपूर्ण बात है जो स्रोत उठाते हैं। वे कहते हैं कि जाति आधारित समाज में जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं वे केवल स्वाभाविक रूप से नहीं हुए, बल्कि काफी हद तक राज्य की नीतियों, स्टेट पॉलिसीज के जानबूझकर और इच्छित परिणामों, डेलिबरेट एंड इंटेंडेड रिजल्ट्स के कारण भी हैं। जैसे भूमि सुधार कानून लाए गए, पंचायती राज में आरक्षण दिया गया या मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई। इन सरकारी कदमों ने सीधे तौर पर सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को बदला है। तो नीतियां सिर्फ कागज पर नहीं रहती, वे जमीन पर शक्ति संतुलन को प्रभावित करती हैं, पावर इक्वेशंस को बदलती हैं। अच्छा, पार्टियों और जाति के इस खेल के बाद अब आते हैं असल वोटर पर, हम और आप जैसे लोग। लोग वोट कैसे करते हैं? वोटिंग बिहेवियर को कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं? हाँ, ये समझना शायद सबसे मुश्किल है। स्रोत कहते हैं कि पिछले कई चुनावों का अध्ययन देखें तो ये साफ है कि जाति की ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर और भारत की मॉडर्न पॉलिटी के बीच गहरा रिश्ता है, लिंकेजेस हैं। लोग वोट देते समय अक्सर अपनी जातिगत पहचान को ध्यान में रखते हैं, लेकिन ये अकेला फैक्टर नहीं है, और भी बहुत कुछ है। क्या गांव और शहर के वोटिंग पैटर्न में फर्क होता है? स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं, रूरल वर्सेस अर्बन? हाँ, एक दिलचस्प फर्क बताया गया है। स्रोत कहते हैं कि ग्रामीण भारत में, रूरल इंडिया में अक्सर पैटर्न्स ऑफ लॉयल्टीज एंड इंटरेस्ट्स, जैसे कि लोग किस नेता या परिवार के प्रति वफादार हैं, किसके साथ उनके हित जुड़े हैं, और गांव या मोहल्ले के स्तर पर मौजूद पावर स्ट्रक्चर्स, यानी कौन दबंग है, किसकी बात मानी जाती है, ये चीजें वोट देने के फैसले में ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। वहां व्यक्तिगत रिश्ते, सामुदायिक दबाव, ये सब ज्यादा काम करते हैं। जैसे गांव के किसी बड़े चौधरी या मुखिया ने कह दिया तो बहुत लोग मान लेते हैं। और शहरों में? अर्बन एरियाज में क्या होता है? शहरी क्षेत्रों में स्रोत बताते हैं कि क्लास फैक्टर, वर्ग कारक, मतदान व्यवहार में ज्यादा महत्वपूर्ण पाया गया है। यानी शहर का वोटर शायद अपनी आर्थिक स्थिति, अमीर मध्यम वर्ग करीब, अपने पेशे, व्यापारी, नौकरी पेशा, मजदूर, अपनी शिक्षा के स्तर के आधार पर ज्यादा सोचता है। वहां शायद जाति का प्रभाव गांव जितना सीधा ना हो, लेकिन वर्ग चेतना या अपने आर्थिक हितों से जुड़े मुद्दे ज्यादा मायने रखते हों। हालांकि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, पर एक सामान्य प्रवृत्ति बताई गई है। जनरल ट्रेंड है ये। चुनाव प्रचार के दौरान तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, नीतियों पर बहस होती है, डेवलपमेंट की बात, इकोनॉमी की बात, इसका कितना असर पड़ता है वोटर पर? यहाँ स्रोत एक काफी चौंकाने वाली बात कहते हैं। उनके अनुसार पब्लिक पॉलिसी के गंभीर मुद्दों पर होने वाली बहसों का, जैसे आर्थिक नीति क्या हो, विदेश नीति कैसी हो, विकास का मॉडल क्या हो, इन सब का वास्तविक वोटिंग पर बहुत कम, नेग्लिजिबल प्रभाव पड़ता है। सुनने में अजीब लगता है, पर शोध यही इशारा करते हैं। तो फिर वोटर किस आधार पर फैसला लेता है? अगर पॉलिसी इश्यूज पर नहीं तो किस पर? स्रोत बताते हैं कि भारतीय मतदाता ज्यादातर पॉलिसी या आइडियोलॉजिकल इश्यूज के बजाय पर्टिकुलर टाइज जैसे रिश्तेदारी, जान पहचान, व्यक्तिगत एहसान या अपने तात्कालिक स्पेसिफिक इंटरेस्ट्स, जैसे मेरे इलाके में सड़क बन जाए, मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए, मेरी जाति को सम्मान मिले, इन बातों से ज्यादा प्रभावित होता है। इसे क्लाइंटलिस्टिक पैटर्न भी कहते हैं, यानी वोटर और नेता के बीच एक तरह का लेन देन का रिश्ता। तुम मेरा ये काम करो, मैं तुम्हें वोट दूंगा। और इसी वजह से शायद जाति धर्म वाली अपीलें ज्यादा कामयाब होती हैं, क्योंकि वो भावनाओं से जुड़ी हैं। बिल्कुल, जब वोटर नीतिगत बहसों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता तो पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए आसान हो जाता है कि वे जाति और धर्म के नाम पर इमोशनल और कई बार इरैशनल अपील करें। स्रोत इसे प्राइमोर्डियल अटैचमेंट कहते हैं, यानी हमारी वो गहरी आदिम पहचानें
जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, जिनसे हम भावनात्मक रूप से बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। चुनाव आते ही ये भावनाएं उभार दी जाती हैं, क्योंकि ये वोट खींचने का एक आजमाया हुआ नुस्खा है, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला। ग्रामीण भारत में शक्ति का समीकरण किसके हाथ में रहता है? क्या बड़े जमींदार चुनाव तय करते हैं, लैंडलॉर्ड्स? स्रोत यहाँ भी एक न्यूआंस तस्वीर पेश करते हैं। मतलब मामला सीधा नहीं है। वे कहते हैं कि ना तो बहुत बड़े लार्ज लैंड ओनर्स और ना ही पूरी तरह लैंडलेस लेबरर्स आमतौर पर चुनावों के परिणाम में डिसाइसिव रोल निभा पाते हैं। क्यों? बड़े जमींदारों की शक्ति भूमि सुधार कानूनों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से कुछ हद तक कम हुई है, लिमिटेड हुई है। और भूमिहीन मजदूर अक्सर आर्थिक रूप से दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए वे खुलकर अपनी राजनीतिक मर्जी नहीं चला पाते या उन पर दबाव बनाना आसान होता है। तो फिर कौन है असली किंग मेकर गांव में? स्रोत के अनुसार क्लास ऑफ ओनर कल्टीवेटर्स, यानी वो किसान जिनके पास अपनी जमीन है, चाहे कम हो या ज्यादा, जिन्हें अक्सर मिडिल लेवल कास्ट कहा जाता है, ये वर्ग चुनावों में गहरी और निर्णायक रुचि, कीन एंड डिसाइसिव इंटरेस्ट रखता है। इनके पास संसाधन होते हैं, संख्या होती है और ये राजनीतिक रूप से ज्यादा जागरूक और सक्रिय होते हैं, मोबिलाइज्ड होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लो कास्ट और इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस को नजरअंदाज किया जा सकता है। स्रोत जोर देकर कहते हैं कि पार्टियां उन्हें अनदेखा करने का जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, नंबर्स आर हाई। उनके वोट किसी भी चुनाव का नतीजा पलट सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पार्टियां इन वर्गों को लुभाने के लिए खास योजनाएं और वादे करती हैं, टारगेटेड स्कीम्स लाती हैं। ये तो हुई राजनीतिक दलों, जाति और वोटिंग की बात। अब आते हैं प्रेशर ग्रुप्स यानी दबाव समूहों पर। ये क्या होते हैं और राजनीति में इनकी क्या भूमिका है? हाँ, प्रेशर ग्रुप्स भी राजनीतिक प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा हैं, हालांकि ये सीधे चुनाव नहीं लड़ते। स्रोत इन्हें ऐसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स के रूप में परिभाषित करते हैं जो सरकार की नीतियों को अपने पक्ष में प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, बिना खुद सरकारी सत्ता हासिल करने का लक्ष्य रखे। इनका मकसद सरकार बनाना नहीं, बल्कि सरकार पर दबाव बनाना होता है, टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी। जैसे कि कौन से समूह, कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, भारत में कई तरह के दबाव समूह सक्रिय हैं। स्रोत बताते हैं कि इनमें बड़े व्यावसायिक संगठन हैं जैसे फिक्की, सीआईआई, मजदूर संगठन हैं, ट्रेड यूनियंस जैसे एआईटीयूसी, एनटुक, किसान संगठन हैं जैसे भारतीय किसान यूनियन, छात्र संगठन है एबीवीपी, एनएसयूआई, फिर जाति आधारित संगठन है, धार्मिक संगठन है, प्रोफेशनल लोगों के निकाय हैं जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और आजकल पर्यावरण या मानव अधिकारों के लिए काम करने वाले सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी काफी एक्टिव हैं। ये सब अपने अपने सदस्यों के हितों के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। और ये दबाव डालते कैसे हैं? इनके तरीके क्या होते हैं? मेथड्स। इनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये लॉबिंग करते हैं, यानी सांसदों, मंत्रियों, अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रखते हैं, पर्सुएड करने की कोशिश करते हैं। ये याचिकाएं, पेटिशंस दायर करते हैं, प्रदर्शन, डेमॉन्स्ट्रेशंस और हड़तालें आयोजित करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, मीडिया का इस्तेमाल करके पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश करते हैं, जनमत तैयार करते हैं। कभी कभी ये चुनावों में किसी पार्टी या उम्मीदवार का परोक्ष रूप से समर्थन या विरोध भी करते हैं, इनडायरेक्ट सपोर्ट या ऑपोजिशन। इनका मुख्य हथियार होता है संगठित आवाज और सरकार को ये दिखाना कि उनके मुद्दे पर ध्यान ना देने से राजनीतिक नुकसान हो सकता है, पॉलिटिकल कॉस्ट हो सकता है। तो क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छे हैं या बुरे? प्रेशर ग्रुप्स स्रोत दोनों पहलू दिखाते हैं। देखिए, एक तरफ दबाव समूह लोकतंत्र के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। वे अलग अलग वर्गों और हितों को आवाज देते हैं जो शायद मुख्य धारा की पार्टियों की नजर में ना आए। रिप्रेजेंटेशन देते हैं। वे सरकार को महत्वपूर्ण जानकारी और एक्सपर्टीज भी मुहैया करा सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। वे सरकार की नीतियों पर एक तरह का चेक भी लगाते हैं और सिटीजन पार्टिसिपेशन को बढ़ाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन पर कुछ आरोप भी लगते हैं। जैसे कि क्या आरोप लगते हैं? जैसे कि ये अक्सर नैरो इंटरेस्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे समाज का नहीं। राइट। अपने स्वार्थ देखते हैं। जिनके पास ज्यादा संसाधन होते हैं, पैसा, पहुंच, उन दबाव समूह का प्रभाव ज्यादा होता है, जिससे असमानता बढ़ती है। इन्फ्लुएंस इज अनइक्वल। कभी कभी ये ऐसे तरीके अपनाते हैं जो सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालते हैं, डिसरप्टिव टैक्टिक्स। तो इनका मूल्यांकन मिला जुला है, मिक्स्ड असेसमेंट है। लेकिन ये भारतीय लोकतंत्र की एक सच्चाई है, दे एग्जिस्ट एंड दे मैटर। ठीक है, अब आखिर में बात करते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल एलीट की, सामाजिक और राजनीतिक अभिजात वर्ग।
ये कौन लोग होते हैं? एलीट का मतलब होता है एक छोटा शक्तिशाली समूह जो समाज में डिस्प्रोपोर्शनेट मतलब अपनी संख्या के अनुपात से कहीं ज्यादा प्रभाव रखता हो, इन्फ्लुएंस रखता हो। स्रोत बताते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक अभिजात वर्ग में वो लोग आते हैं जिनके पास पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सोशल स्टेटस या तीनों का मेल होता है और वे नीति निर्माण और समाज की दिशा को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। देशे पॉलिसीज एंड सोसाइटल डायरेक्शन। क्लासिक समाजशास्त्रियों जैसे विल्फ्रेडो पैरेटो ने सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स की बात की थी, या गेटानो मॉस्का ने पॉलिटिकल क्लास का जिक्र किया था। सी राइट मिल्स ने अमेरिका के संदर्भ में पावर एलीट की बात की थी, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य क्षेत्र के शीर्ष लोग शामिल थे। भारत के संदर्भ में ये अभिजात वर्ग कैसा रहा है? क्या इसमें बदलाव आया है ओवर टाइम? हाँ, स्रोत बताते हैं कि भारत में अभिजात वर्ग की संरचना, कंपोजिशन, समय के साथ बदली है। आज़ादी के समय और उसके बाद के कुछ दशकों तक राजनीतिक और प्रशासनिक अभिजात वर्ग में ज़्यादातर पश्चिमी शिक्षा प्राप्त उच्च जातियों, खासकर ब्राह्मणों और अन्य सवर्ण जातियों के लोगों का दबदबा था, जिनका राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस पार्टी से गहरा जुड़ाव था। लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव आया है, काफ़ी बदलाव। कैसा बदलाव, किस तरह का? स्रोत कई बदलावों की ओर इशारा करते हैं। एक तो रीजनल एलीट्स का उभार हुआ है, जो अपनी अपनी भाषाओं और संस्कृतियों से जुड़े हैं और राज्यों की राजनीति में बहुत शक्तिशाली हैं, स्टेट लेवल एलीट्स। दूसरा, पिछड़ी जातियों, ओबीसी से आने वाले नेताओं का राजनीतिक प्रभाव बढ़ा है, जिससे अभिजात वर्ग का सामाजिक आधार थोड़ा विस्तृत हुआ है, ब्रॉड बेस्ड हुआ है। तीसरा, आर्थिक उदारीकरण के बाद बिजनेस एलीट का प्रभाव राजनीति और नीति निर्माण पर बहुत ज्यादा बढ़ा है, कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस। चौथा, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी भूस्वामी वर्ग, लैंडेड जेंट्री का सामाजिक और राजनीतिक दबदबा कई जगह कायम है, रूरल एलीट। तो आज का अभिजात वर्ग पहले से ज्यादा विविध है, डाइवर्स है, लेकिन सत्ता अभी भी कुछ ही हाथों में केंद्रित है। पावर इज स्टिल कॉन्सेंट्रेटेड। और ये अभिजात वर्ग अपनी शक्ति बनाए कैसे रखता है? हाउ डू दे मेंटेन पावर? स्रोत बताते हैं कि इनके पास कई साधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। संस्थाओं पर नियंत्रण होता है इनका, जैसे नौकरशाही, न्यायपालिका, मीडिया का एक हिस्सा। कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशंस। आर्थिक संसाधनों का स्वामित्व होता है। इकोनॉमिक पावर। मजबूत सोशल नेटवर्क्स और कनेक्शंस होते हैं। शिक्षा और सूचना तक बेहतर पहुंच होती है, एक्सेस टू एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। ये नीतियां बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों में दखल देते हैं, इन्फ्लुएंस अपॉइंटमेंट्स। और एक तरह से गेट कीपिंग का काम करते हैं, यानी तय करते हैं कि कौन व्यवस्था में ऊपर चढ़ेगा और कौन नहीं, हु गेट्स इन, हु स्टेज आउट। इनके अपने शेयर्ड वैल्यूज और वर्ल्ड व्यू भी होते हैं जो इन्हें एकजुट रखते हैं, कोहीजन। तो क्या लोकतंत्र और अभिजात वर्ग के बीच हमेशा एक तनाव बना रहता है? टेंशन रहती है। हाँ, स्रोत इसी तनाव की ओर इशारा करते हैं। डेमोक्रेसी वर्सेस एलीट। लोकतंत्र का आदर्श है समानता और जनप्रतिनिधित्व, इक्वालिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, जबकि अभिजात वर्ग का अस्तित्व ही असमानता और सीमित लोगों के हाथ में शक्ति पर आधारित है, इनइक्वालिटी एंड कॉन्सेंट्रेटेड पावर। सवाल ये उठता है कि क्या अभिजात वर्ग का सर्कुलेशन यानी बदलाव होता रहता है, नए समूह ऊपर आते रहते हैं, या फिर वो खुद को मजबूत करके अपनी पकड़ बनाए रखते हैं, एंट्रेंचमेंट। भारतीय लोकतंत्र में ये दोनों प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं, सर्कुलेशन भी है और एंट्रेंचमेंट भी। अभिजात वर्ग बदला है, इसमें शक नहीं, लेकिन शक्तिहीन नहीं हुआ है। पावर हैज शिफ्टेड बट नॉट डिसअपीयर्ड। वाकई राजनीतिक दल, दबाव समूह और अभिजात वर्ग ये तीनों मिलकर भारतीय राजनीति की एक बहुत ही जटिल तस्वीर बनाते हैं। इन स्रोतों ने कई परतों को खोलने में मदद की। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये तीनों स्थिर नहीं हैं, डायनामिक हैं। समाज बदल रहा है, अर्थव्यवस्था बदल रही है, और उसके साथ ही इन तीनों का रूप और इनके आपसी रिश्ते भी बदल रहे हैं। इनका अध्ययन लगातार करते रहना होगा। कंटिन्यूअस एनालिसिस इज नीडेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम भारत में दबाव समूहों यानी प्रेशर ग्रुप्स पर चर्चा करेंगे। ये वो अनदेखी ताकतें हैं जो पर्दे के पीछे से काफी कुछ चलती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। अनदेखी कहना शायद पूरी तरह सही ना हो, क्योंकि कई बार ये बहुत मुखर भी होते हैं, सड़कों पर दिखते हैं, टीवी डिबेट्स में होते हैं। लेकिन हाँ, ये हमारी डेमोक्रेसी और सोसाइटी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। हाँ, ये वो आवाजें हैं जो सीधे चुनाव नहीं लड़ती, पर पॉलिसी और सरकार के फैसलों पर असर डालने की पूरी कोशिश करती हैं।
अच्छा, एक तरह से जनता और सरकार के बीच का वो ब्रिज है। कभी स्मूथ चलता है, कभी ट्रैफिक जाम वाला होता है। ट्रैफिक जाम वाला, हाँ, ये सही कहा। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं फिर। प्रेशर ग्रुप आखिर होता क्या है? क्या मतलब हर वो भीड़ जो नारे लगा रही है वो प्रेशर ग्रुप है, या जैसे आपने कहा हमारी आरडब्ल्यूए जो लोकल एमएलए पर पार्क ठीक करवाने का दबाव डालती है, वो भी इसमें आएगी? हाँ, आरडब्ल्यूए बिल्कुल एक छोटा सा माइक्रो लेवल का उदाहरण हो सकता है, एक सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप का। टेक्निकली देखें तो प्रेशर ग्रुप एक वॉलंटरी संगठन होता है, मतलब लोग अपनी मर्जी से जुड़ते हैं। अपनी मर्जी से, हाँ। हाँ, जिनके कॉमन इंटरेस्ट्स होते हैं या चिंताएं होती हैं। सबसे खास बात क्या है, ये चुनाव नहीं लड़ते। अच्छा, इनका मकसद सरकार बनाना नहीं है, बल्कि सरकार की पॉलिसीज को अपने मतलब के हिसाब से अपने पक्ष में इन्फ्लुएंस करना होता है। अच्छा, मतलब इनका फोकस किसी एक चीज पर होता है। जैसे किसानों को सही दाम दिलवाना, एग्जैक्टली, या डॉक्टरों के हक की बात करना, या फिर पर्यावरण बचाना। बिल्कुल। और इनका एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, चाहे फॉर्मल रजिस्टर्ड बॉडी हो या फिर इनफॉर्मल आंदोलन जैसा। इन्फ्लुएंस करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, मतलब बंद कमरों में मंत्रियों से मीटिंग से लेकर सड़कों पर धरने प्रदर्शन तक। हाँ, सब कुछ। और ये समाज के किसी खास हिस्से जैसे किसान, व्यापारी, मजदूर या फिर किसी खास मुद्दे को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें देखने की अलग अलग थियोरेटिकल नजरिया भी हैं शायद, मतलब सोशल साइंस में इन्हें कैसे समझा जाता है? क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छे हैं, बुरे हैं, या बस हैं? हाँ, कई थ्योरीज हैं इस पर। जैसे एक है प्लूरलिस्ट थ्योरी, वो कहती है कि ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, कैसे? जैसे बाजार में अलग अलग दुकानें होती हैं ना, वैसे ही समाज में ये ग्रुप्स अलग अलग इंटरेस्ट्स को आवाज देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं। हाँ, इससे क्या होता है कि पावर किसी एक जगह जमा नहीं होती, किसी एक ग्रुप का दबदबा नहीं रहता। मतलब थ्योरेटिकली सबकी थोड़ी थोड़ी सुनी जाती है। थियोरेटिकली, हाँ, ये शब्द जरूरी है, क्योंकि एलीट थियरी वाले शायद कहेंगे कि ये सब बातें असल में तो सिर्फ बड़े और पैसे वाले ग्रुप्स की ही चलती है। बिल्कुल। जैसे फिक्की या सीआईआई जैसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स का जितना वजन सरकार पर पड़ता है, उतना शायद किसी छोटे गांव के बुनकरों के समूह का नहीं पड़ता होगा। बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। इलीट थ्योरी यही कहती है कि जिनके पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है, कनेक्शंस हैं, जानकारी है, असल में पॉलिसी पर उन्हीं का सिक्का चलता है। इससे जाहिर है बराबरी नहीं रहती, ताकत कुछ इलीट्स के हाथ में सिमट कर रह जाती है। और फिर मार्क्सिस्ट नजरिया भी है। हाँ, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है जो मानता है कि ये सब डोमिनेंट क्लास यानी पूंजीपति वर्ग का एक तरीका है अपना दबदबा बनाए रखने का। अच्छा, कैसे? वो एक इल्यूजन पैदा करते हैं कि सबकी सुनी जा रही है, पर नीतियां बनती उन्हीं के हक में है जो प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। आम आदमी को लगता है कि हाँ, मेरी बात भी सुनी जा रही है, पर असल में खेल कुछ और ही चल रहा होता है। इंटरेस्टिंग। और एक फंक्शनलिस्ट नजरिया भी था शायद आउटलाइन में, वो क्या कहता है? हाँ, फंक्शनलिस्ट अप्रोच वो समाज में स्टेबिलिटी और बैलेंस पे जोर देती है। वो मानते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स समाज में बदलाव को मैनेज करने में मदद करते हैं। अच्छा, जैसे प्रेशर कुकर में सीटी होती है ना, हाँ, जो ज्यादा भाप को बाहर निकलने देती है ताकि कुकर फट न जाए। सही बात है। वैसे ही ये ग्रुप्स लोगों का गुस्सा या उनकी मांगे बाहर निकालने का एक सेफ रास्ता देते हैं, हाँ। एक आउटलेट, ताकि समाज में बड़ा टकराव ना हो। ये सिस्टम के सेफ्टी वाल्व की तरह है। वाह, सेफ्टी वाल्व, ये अच्छा एनालॉजी है। भारत जैसे डाइवर्स देश में तो हजारों ग्रुप्स होंगे। इन्हें समझने के लिए कुछ कैटेगरीज होंगी, मतलब क्लासिफाई कैसे करते हैं इनको? हाँ, बिल्कुल। क्लासिफाई करने के कई तरीके हैं। एक बहुत कॉमन तरीका है सरकार के साथ उनके रिश्ते के आधार पर। ओके। इसमें दो तरह के ग्रुप्स होते हैं। एक इनसाइडर ग्रुप्स। इनसाइडर मतलब अंदर वाले? हाँ, बिल्कुल, जिनकी सरकार तक सीधी पहुंच होती है। पॉलिसी बनाते समय इनसे सलाह ली जाती है, सरकारी कमिटीज में जगह मिलती है, जैसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स हो गए, फिक्की, सीआईआई वगैरह। समझ गया। और दूसरे होते हैं आउटसाइडर ग्रुप्स, मतलब बाहर वाले। हाँ, जिनकी पहुंच या तो कम होती है या बिल्कुल नहीं होती। उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए पब्लिक कैंपेन, प्रोटेस्ट, मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा। दरवाजे के बाहर खड़े होकर आवाज लगाने वाले, जैसे कई एनवायरमेंटल या ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स होते हैं अक्सर। ठीक है। और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन होता है? हाँ, वो भी एक तरीका है। इसमें भी दो मुख्य प्रकार है।
पहला सेक्शनल या इंटरेस्ट ग्रुप्स। सेक्शनल। हाँ, जो समाज के किसी खास वर्ग यानी सेक्शन के हितों की रक्षा करते हैं, जैसे कोई ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन या इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप। उदाहरण के लिए ट्रेड यूनियंस, बिजनेस ग्रुप्स, प्रोफेशनल एसोसिएशंस जैसे डॉक्टर्स या लॉयर्स के, ये अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। अच्छा, अपने वर्ग के लिए। ठीक है, और दूसरा है प्रमोशनल या कॉज ग्रुप्स। कॉज ग्रुप्स मतलब किसी मकसद वाले। बिल्कुल, जो किसी खास मुद्दे या आइडियोलॉजी को बढ़ावा देते हैं। इनकी मेंबरशिप किसी ऑक्यूपेशन पर नहीं बल्कि किसी विश्वास या कॉज पर आधारित होती है, जैसे एनवायरमेंटल ग्रुप्स, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, एनिमल राइट्स ग्रुप्स। ये किसी मकसद के लिए लड़ते हैं। समझ गया, एक अपने वर्ग के लिए, किसी बड़े मकसद के लिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से भी कुछ फर्क होता है, जैसे कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कुछ बस भीड़ की तरह अचानक आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, स्ट्रक्चर पर भी क्लासिफिकेशन है। संक्षेप में बताऊं तो एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स। इनका फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अक्सर प्रोफेशन से जुड़े होते हैं, जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, IMA है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। ये अक्सर इनसाइडर ग्रुप्स भी होते हैं। ठीक है। फिर है एसोसिएशनल ग्रुप्स। ये भी वॉलंटरी होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ बनते हैं। बहुत सारे NGOs, सोशल मूवमेंट्स इस कैटेगरी में आते हैं। ओके, NGOs वगैरह। हाँ। फिर है अनोमिक ग्रुप्स। अनोमिक मतलब ये अचानक किसी घटना के रिएक्शन में खड़े हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, अक्सर टेम्पररी होते हैं, कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे कई बार सोशल मीडिया पर किसी अन्याय के खिलाफ स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं ना, वो इसका उदाहरण हो सकते हैं। ये अक्सर आउटसाइडर टैक्टिक्स अपनाते हैं। अच्छा, जो एकदम से भड़क उठते हैं। हाँ बिल्कुल। और आखिरी है नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स। ये इनफॉर्मल होते हैं, अक्सर किनशिप, कास्ट या रिलीजन पर आधारित होते हैं, जैसे कास्ट एसोसिएशंस, धार्मिक संगठन। इनका इन्फ्लुएंस अक्सर सतह पर दिखता नहीं पर होता बहुत गहरा है। ये तो बात है। चलिए अब भारत के मैदान में उतरते हैं। यहाँ कौन कौन से बड़े प्लेयर्स हैं? बिजनेस और इंडस्ट्री वाले ग्रुप से शुरू करते हैं। फिकी, CII का जिक्र तो बार बार आता है। हाँ, ये बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। बिजनेस लॉबीज जैसे फिक्की, CII, एसोचैम, ये बड़े उद्योगों और बिजनेसेस की आवाज हैं। हाँ, सुनते हैं इनके बारे में। इकोनॉमिक पॉलिसीज पे इनका काफी प्रभाव रहता है, खासकर सरकार से सीधी बातचीत के जरिए। बजट से पहले सलाह मशवरा होता है, पॉलिसी पेपर्स देते हैं। ये बिल्कुल टिपिकल इनसाइडर ग्रुप्स हैं। मतलब इनकी पहुंच सीधे मंत्रालयों तक होती है। हाँ बिल्कुल। इनका असर दिखाता है कि कैसे आर्थिक शक्ति और सरकार तक सीधी पहुंच नीतियों को अपने पक्ष में मोड़ने का सबसे कामयाब रास्ता हो सकता है, जो छोटे या हाशिए के समूहों के लिए अक्सर मुमकिन नहीं होता। ये बात तो है। और ट्रेड यूनियंस का क्या सीन है? मजदूर संगठन, एक जमाने में मुंबई की मिलों की हड़तालें वगैरह काफी सुनने में आती थी। आज क्या स्थिति है? ट्रेड यूनियंस का रोल ऐतिहासिक रूप से बहुत मजबूत रहा है, खासकर वर्कर्स राइट्स के लिए। उदारीकरण के बाद ऑर्गेनाइज सेक्टर में इनकी ताकत कुछ घटी है, ये सच है, पर ये आज भी अहम है। कौन कौन से प्रमुख हैं? देखिए, कई हैं। अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े होते हैं, जैसे INTUC है, कांग्रेस से जुड़ा, AITUC है, CPI से जुड़ा, CITU है, CPIM से जुड़ा, और BMS यानी भारतीय मजदूर संघ है, जो RSS से जुड़ा है। अच्छा, BMS आजकल काफी बड़ा हो गया सुना है। हाँ, हाल के वर्षों में मेंबरशिप के हिसाब से BMS काफी बड़ा होके उभरा है। ये मजदूरों के हितों, वेतन, काम के घंटे, सुरक्षा, नौकरी के लिए लड़ते हैं। इनके तरीके क्या होते हैं? इनके तरीके ज्यादातर आउटसाइडर वाले होते हैं, जैसे हड़ताल करना, बंद का आह्वान करना, प्रदर्शन करना, कलेक्टिव बार्गेनिंग करना। इनका प्रभाव मिनिमम वेजेस तय करने में, प्राइवेटाइजेशन के विरोध जैसे मुद्दों पर दिखता है। हाँ, ये तो है। किसानों के संगठन भी बहुत चर्चा में रहे, खासकर पिछले कुछ सालों में। वो दिल्ली बॉर्डर वाला आंदोलन तो काफी लंबा चला था। बिल्कुल, कृषि भारत की रीढ़ है, तो किसान संगठनों का महत्व बहुत ज्यादा है। फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे भारतीय किसान यूनियन, BKU के कई फैक्शंस हैं, ऑल इंडिया किसान सभा है। ये किसानों के मुद्दे, MSP, कर्ज माफी, जमीन सुधार, इन सबको उठाते हैं। इनके तरीके भी काफी अलग अलग होते हैं। हाँ, काफी डाइवर्स है। बातचीत से लेकर रास्ते जाम करने तक, रेल रोको आंदोलन तक। 2020-21 का किसान आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये कितने पावरफुल हो सकते हैं जब एकजुट हों। हाँ, वो तो देखा सबने।
और उन्होंने ये भी दिखाया कि कैसे पारंपरिक तरीकों के साथ साथ सोशल मीडिया जैसे मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करके मोबिलाइजेशन किया जा सकता है और सरकार पर जबरदस्त दबाव बनाया जा सकता है। सही बात है। अच्छा, भारत में कास्ट और रिलीजन पर आधारित ग्रुप्स का क्या रोल है? ये तो मतलब यहाँ की सच्चाई है ना? हाँ बिल्कुल, ये भी काफी प्रभावशाली प्रेशर ग्रुप्स हैं। सोशल और आइडेंटिटी ग्रुप्स मतलब कास्ट या रिलीजियस आधार पर बने समूह, ये अपने समुदाय के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक हितों की पैरवी करते हैं। जैसे दलित संगठन आरक्षण और सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं। धार्मिक समूह जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो पर्सनल लॉ जैसे मुद्दों पर फोकस करता है, या विश्व हिंदू परिषद है, जो हिंदू हितों और सांस्कृतिक मूल्यों पर जोर देता है। जैसा स्रोत में है, हम न्यूट्रल रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये मोबिलाइजेशन के लिए जाति या धर्म की पहचान का इस्तेमाल करते हैं और इनका असर वोटिंग पैटर्न से लेकर सोशल पॉलिसीज तक साफ दिखता है। और वो ऑज बेस्ड ग्रुप्स जैसे एनवायरनमेंट वाले, विमेन्स राइट्स वाले और प्रोफेशनल्स के अपने संगठन भी होते हैं ना, डॉक्टर्स, लॉयर्स वगैरह के। हाँ, बिल्कुल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कॉज बेस्ड और प्रोफेशनल ग्रुप्स में कई आते हैं। एनवायरमेंटल ग्रुप्स जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन (NBA) या सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE), इन्होंने विकास के मॉडल पर बड़े सवाल उठाए हैं। NBA ने बड़े बांधों के विस्थापन और पर्यावरण पर असर का मुद्दा उठाया। CSE रिसर्च और PILs के जरिए पॉलिसी इन्फ्लुएंस करती है। हाँ, CSE की रिपोर्ट्स काफी प्रभावशाली होती हैं। बिल्कुल। फिर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस (AIWC) या नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन (NFIW). इन्होंने महिलाओं के कानूनी और सामाजिक अधिकारों के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से लेकर इनहेरिटेंस राइट्स तक इनके संघर्ष का नतीजा है। सही बात है। और प्रोफेशनल एसोसिएशंस भी हैं, जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA), डॉक्टरों का संगठन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वकीलों का। ये अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करते हैं और साथ ही अपने प्रोफेशन के स्टैंडर्ड्स और पॉलिसीज पर भी असर डालते हैं। जैसे IMA हेल्थ पॉलिसीज पर अपनी राय रखता है या बार काउंसिल लीगल रिफॉर्म्स पर। तो ये तो हो गए अलग अलग तरह के ग्रुप्स, काफी वैरायटी है। अब सवाल यह है कि ये अपनी बात मनवाते कैसे हैं? मतलब व्हाट आर देयर मेथड्स? तरीके क्या हैं इनके? सिर्फ चिट्ठी लिखने से तो काम नहीं चलता होगा। बिल्कुल नहीं, चिट्ठी तो शायद सबसे पहला और सबसे कम असरदार तरीका हो। इनके तरीके काफी डाइवर्स होते हैं। मोटे तौर पर 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। अच्छा, कौन सी? एक तो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, मतलब जो कानूनी दायरे में आते हैं। ठीक है, जैसे? इसमें सबसे पहले है लॉबिंग। ये इनसाइडर ग्रुप्स का मेन हथियार है। मिनिस्टर्स, MPs, ब्यूरोक्रेट्स से सीधे मिलना, अपनी बात रखना, पॉलिसी ड्राफ्ट्स पे सुझाव देना, ज्ञापन देना। थिंक ऑफ कॉर्पोरेट लॉबिस्ट्स इन दिल्ली, है ना? हाँ। दूसरा है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना जब लगे कि सरकार कुछ गलत कर रही है या जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है। इन्वायरमेंटल और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। एक तरह से ये सस्ता और असरदार तरीका हो सकता है अगर जज साहब मान जाएं तो। हाँ, PILs ने काफी बदलाव लाए हैं। बिल्कुल। तीसरा है मीडिया कैंपेन्स, पब्लिक ओपिनियन बनाना, अखबारों में लेख छपवाना, TV पे डिबेट करना और आजकल सबसे ज्यादा सोशल मीडिया, हैशटैग चलाना, वीडियो वायरल करना, ऑनलाइन पेटिशन साइन करवाना। ये सब मोबिलाइजेशन और दबाव बनाने के नए और बहुत पावरफुल हथियार बन गए। हाँ, सोशल मीडिया का असर तो दिखता है। ये तो हुए कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। और अगर इनसे बात ना बने तो फिर सड़क पर उतरते हैं। हाँ बिल्कुल, जिन्हें हम डायरेक्ट एक्शन मेथड्स या कभी-कभी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी कह देते हैं। हालांकि ये भी अक्सर लोकतांत्रिक दायरे में ही होते हैं। इसमें सबसे कॉमन तरीका है आउटसाइडर्स का, प्रोटेस्ट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस। हाँ, धरने, प्रदर्शन, हड़ताल, बंद, बड़ी-बड़ी रैलियां निकालना, घेराव करना, काले झंडे दिखाना। ये सब विजिबिलिटी बढ़ाते हैं और सरकार पर सीधा दबाव डालते हैं। फिर है सिविल डिसोबीडियंस, यानी सविनय अवज्ञा, गांधी जी वाला तरीका, जानबूझकर लेकिन शांति से कानून तोड़ना, सरकार पर नैतिक दबाव बनाना, सत्याग्रह जैसा। हाँ बिल्कुल। और फिर इकोनॉमिक प्रेशर भी होता है, किसी प्रोडक्ट या सर्विस का बॉयकॉट करना, आर्थिक हड़तालें करना, असहयोग करना। अच्छा, ये भी तरीके हैं, लेकिन क्या हर ग्रुप की आवाज बराबर सुनी जाती है? मतलब क्या एक छोटे NGO की बात उतनी ही मानी जाती है जितनी किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की?
कौन सी बातें तय करती हैं कि कोई ग्रुप कितना इफेक्टिव होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबकी इफेक्टिवनेस बराबर नहीं होती। ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर्स मतलब ग्रुप के अंदर की बातें? हाँ, जैसे संगठन कितना मजबूत है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, लीडरशिप कैसी है, दमदार है या कमजोर, पैसा कितना है उनके पास, कैंपेन्स चलाने में, लॉबिंग करने में पैसा तो लगता है। हाँ, ये तो है। सदस्य कितने कमिटेड हैं, सिर्फ नाम के सदस्य हैं या वाकई सड़क पर उतरने को तैयार हैं। ग्रुप के अंदरूनी एकता कितनी है या आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। उनकी विचारधारा कितनी स्पष्ट है। ये सब अंदरूनी बातें हो गईं। और एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब बाहरी माहौल। हाँ। जैसे सरकार का रवैया कैसा है, क्या वो सुनने को तैयार है या बिल्कुल अनदेखा कर रही है। पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट मिल रहा है या नहीं, पब्लिक का सपोर्ट कितना है, मीडिया में कितनी कवरेज मिल रही है। मीडिया कवरेज तो बहुत जरूरी है आजकल। बिल्कुल। और एक और अहम बात, उनकी मांगों में कितना नैतिक बल है, मॉरल लेजिटिमेसी। क्या उनकी मांग आम जनता को जायज लग रही है। ये सब बातें मिलकर तय करती हैं कि कोई ग्रुप कितना असरदार होगा। ये बात तो है। अक्सर लगता है कि जिनके पास पैसा और पहुंच है उनकी बात ज्यादा सुनी जाती है। अच्छा, आज के दौर में मतलब कंटेम्प्रेरी टाइम्स में इन ग्रुप्स के सामने क्या नई चुनौतियां आ रही हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस? चुनौतियां भी बदल रही हैं और नई नई आ रही हैं। एक तो है कमर्शलाइजेशन या एनजीओआइजेशन। कई ग्रुप्स अब प्रोफेशनल एनजीओज की तरह काम कर रहे हैं, सैलरीड एक्टिविस्ट्स हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग पर चलते हैं। इससे उनकी ग्रास रूट्स कनेक्शन और अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठते हैं। क्या वो वाकई लोगों की आवाज है या बस फंडिंग एजेंसी का एजेंडा चला रहे हैं? हाँ, ये डिबेट तो चलती रहती है एनजीओज को लेकर। दूसरा बड़ा चैलेंज है फॉरेन फंडिंग रेगुलेशन, जैसे एफसीआरए कानून। विदेश से पैसा लेने पर नियम काफी सख्त हुए हैं। इससे कई एनजीओज और प्रेशर ग्रुप्स के काम पर असर पड़ा है। सरकार कहती है ट्रांसपेरेंसी और नेशनल इंटरेस्ट के लिए जरूरी है, ग्रुप्स कहते ये उनकी ऑटोनॉमी पर हमला है, काम रोकने की कोशिश है। एफसीआरए पे काफी विवाद रहा है। बिल्कुल। फिर है डिजिटल डिवाइड। सोशल मीडिया ने आवाज तो दी है, मोबिलाइजेशन आसान किया है, पर सबको नहीं। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं, इंटरनेट नहीं या डिजिटल लिटरेसी नहीं, वो तो पीछे छूट रहे हैं ना। सही बात है। और ये ऑनलाइन एक्टिविज्म जमीनी हकीकत से कितना जुड़ा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या ट्विटर पर ट्रेंड करने से जमीन पर बदलाव आ जाता है? ये भी सोचने वाली बात है। और एक खतरा कोऑप्टेशन का भी रहता है। मतलब सरकार प्रभावशाली ग्रुप्स को या उनके नेताओं को अपने साथ मिला ले, उन्हें कुछ पद दे दे या उनकी छोटी मोटी मांगे मान ले। इससे उनकी क्रिटिकल एज खत्म हो सकती है, वो सरकार की आलोचना करना बंद कर सकते हैं। अच्छा, मतलब उन्हें शांत कर देना। हाँ। और आखिरी चुनौती है फ्रैगमेंटेशन यानी बिखराव। इतने सारे ग्रुप्स हो गए हैं कि कई बार एक ही मुद्दे पे लड़ने वाले आपस में बट जाते हैं। लीडरशिप को लेकर, स्ट्रैटेजी को लेकर या फिर रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करते हैं। इससे यूनिटी इज स्ट्रेंथ वाली बात कमजोर पड़ जाती है और आंदोलन बिखर जाता है। ये तो कई चैलेंजेस हैं। तो कुल मिलाकर इंडियन डेमोक्रेसी में इनका रोल क्या है? आर दे हेल्पफुल, हार्मफुल और जस्ट अ नेसेसरी ईविल? मतलब क्या निष्कर्ष निकालें? देखिए, ये जरूरी है। हेल्पफुल भी हो सकते हैं, पर पोटेंशियल डाउनसाइड्स भी हैं, जैसा हमने देखा। इनका रोल इन डेमोक्रेसी बहुत मल्टी फैसेटेड है। पहला, रिप्रेजेंटेशन। ये उन आवाज़ों को, उन हितों को मंच देते हैं जो शायद इलेक्टरल पॉलिटिक्स में ठीक से रिप्रेजेंट नहीं हो पाते या खो जाते हैं। हाँ। दूसरा, पार्टिसिपेशन। ये लोगों को सिर्फ वोट डालने के अलावा भी राजनीति और पॉलिसी मेकिंग में शामिल होने का मौका देते हैं। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को डीपन करते हैं। ठीक है। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी। ये सरकार के कामों पर नजर रखते हैं, सवाल पूछते हैं, जानकारी मांगते हैं, एक तरह से वॉचडॉग का काम करते हैं, सरकार को जवाबदेह बनाते हैं। ये जरूरी है। चौथा, पॉलिसी इन्फ्लुएंस। नीतियों बनाने से लेकर उनके लागू होने और इवैल्यूएशन तक हर स्टेज पर असर डालने की कोशिश करते हैं। राइट। और पांचवां, इंटीग्रेशन और सेफ्टी वैल्व वाली बात। लोगों को अपनी शिकायतें, अपनी मांगे रखने का एक जायज तरीका देकर ये सामाजिक तनाव को कुछ हद तक कम करने में भी मदद करते हैं, गुस्सा फूटने से रोकते हैं। लेकिन आलोचनाएं भी तो हैं, लिमिटेशंस या क्रिटिसिज्म्स, जैसे आपने कहा कि सब बराबर नहीं है। बिल्कुल, आलोचनाएं भी जायज हैं और उन पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे बड़ी आलोचना है अनइक्वल इन्फ्लुएंस।
अमीर और ताकतवर साधन संपन्न ग्रुप्स का प्रभाव कहीं ज्यादा होता है गरीब और हाशिए के समूहों के मुकाबले। ये लोकतंत्र के प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के खिलाफ जाता है। सही बात है। दूसरी आलोचना है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। कई प्रेशर ग्रुप्स खुद अंदर से अलोकतांत्रिक तरीके से चलते हैं। कुछ ही नेताओं का दबदबा रहता है, सदस्यों की सुनी नहीं जाती। तीसरा, नैरो फोकस। कभी कभी ये सिर्फ अपने संकीर्ण हितों पर ही ध्यान देते हैं, ब्रॉडर पब्लिक इंटरेस्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कोई इंडस्ट्री ग्रुप पर्यावरण की चिंता किए बिना अपने फायदे की पॉलिसी चाहेगा। हाँ, ये होता है। चौथा, डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल सपोर्ट, खासकर फंडिंग पर निर्भरता। इससे उनकी ऑटोनॉमी कम हो सकती है, वो फंडर्स के एजेंडे से प्रभावित हो सकते हैं। ओके। और पांचवां, लिमिटेड रीच। कई ग्रुप्स की पहुंच अभी भी सीमित है, खासकर ग्रामीण इलाकों और समाज के सबसे निचले तबकों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पाती या वो उन्हें मोबिलाइज नहीं कर पाते। तो फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, चुनौतियां भी हैं। अच्छा, सोसाइटी के स्ट्रक्चर पर, जैसे कास्ट, जेंडर, क्लास, इन पर क्या असर डाल रहे हैं ये प्रेशर ग्रुप्स? गहरा असर डाल रहे हैं और काफी कॉम्प्लेक्स असर है, मतलब सीधा साधा नहीं है। जैसे कास्ट को ले, दलित ओबीसी ग्रुप्स ने पारंपरिक ऊंच नीच की व्यवस्था को चैलेंज किया है, राजनीतिक और सामाजिक रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया है। ये एक पॉजिटिव असर है, लेकिन कभी-कभी ये जातिगत पहचान को और मजबूत भी करते हैं, जिससे समाज में बंटवारा बढ़ सकता है। हाँ, दोनों पहलू हैं। बिल्कुल। जेंडर के मामले में देखें तो महिला संगठनों ने पेट्रियार्कल सोच को जबरदस्त चुनौती दी है। शादी, संपत्ति, दहेज, घरेलू हिंसा, वर्कप्लेस पर अधिकार, इन सब पर कानूनों में बदलाव लाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये तो बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, क्लास की बात करें तो ट्रेड यूनियंस और किसान संगठनों ने अमीर गरीबी के सवाल उठाए हैं, लेबर राइट्स, लैंड रिफॉर्म्स जैसी पॉलिसीज को प्रभावित किया है, क्लास इंटरेस्ट्स को आवाज दी है। और रिलीजन के मामले में धार्मिक समूहों ने पर्सनल लॉज, धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर असर डाला है, अपने समुदाय के हितों की रक्षा की है, पर जैसा हमने पहले कहा, इससे कभी-कभी सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा है या बढ़ने का खतरा रहा है। तो मतलब समाज के हर ताने बाने पर इनका असर है। आगे क्या लगता है, फ्यूचर कैसा है प्रेशर ग्रुप्स का? क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं? कुछ ट्रेंड्स तो काफी साफ दिख रहे हैं। एक तो डिजिटलाइजेशन जाहिर है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल एडवोकेसी, नेटवर्किंग, मोबिलाइजेशन के लिए और ज्यादा बढ़ेगा। इसमें मौके भी हैं, जैसे ज्यादा लोगों तक पहुंचना, और डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियां भी हैं। हाँ, नेटिजन्स का एक्टिविज्म। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट। ग्लोबल नेटवर्क्स और इंटरनेशनल प्रेशर ग्रुप्स का असर घरेलू मुद्दों पर भी बढ़ेगा। क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे तो इनहेरेंटली ग्लोबल हैं, तो एनवायरमेंटल ग्रुप्स का महत्व और बढ़ेगा और वो ट्रांसनेशनल अलायंसेस बनाएंगे। सही है। तीसरा, यूथ एंगेजमेंट। युवा पीढ़ी सोशल मीडिया के जरिए और ज्यादा जुड़ेगी इन मुद्दों से। वो नई एनर्जी, नए तरीके, नए मुद्दे लेकर आएंगी। हाँ, युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। और चौथा, रेगुलेटरी चैलेंजेस। एनजीओज और प्रेशर ग्रुप्स के लिए नियम कानून बदलते रहेंगे। सरकारें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग करेंगी, वहीं ग्रुप्स अपनी ऑटोनॉमी बचाना चाहेंगे। ये खींचतान चलती रहेगी। वाकई ये प्रेशर ग्रुप्स भारतीय लोकतंत्र की कम्प्लेक्सिटी और वाइब्रेंसी को दिखाते हैं। एक तरह से नागरिक और सरकार के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। कभी-कभी टोल टैक्स भी वसूलते होंगे। हाँ, कह सकते हैं। इन्हें समझना एक तरह से यह समझने जैसा है कि भारत में पावर कैसे काम करती है, बदलाव कैसे आता है, कौन सी आवाजें सुनी जाती हैं और कौन सी अनसुनी रह जाती हैं। ये हमारी डेमोक्रेसी की हेल्थ का एक इंडिकेटर भी है। बिल्कुल। और ये स्टैटिक नहीं है, इनकी भूमिका लगातार इवॉल्व हो रही है, खासकर आज के डिजिटल और ग्लोबलाइज्ड दौर में। एज इंडिया चेंजेस, द बिग क्वेश्चन इज, will these traditional pressure groups become even more powerful, or will new forms of influence, maybe through social media, maybe through individual influencers, start taking over? ये देखने वाली बात होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम सोशल एंड पॉलिटिकल एलीट यानी भारत के सामाजिक और राजनीतिक अभिजात वर्ग वाले हिस्से पर आते हैं। देखते हैं कि हमारे सोर्सेज इस बारे में क्या बताते हैं। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी के आसपास, मतलब भारत में ये नया पॉलिटिकल एलीट कैसे उभरा। सोर्सेज ये इशारा करते हैं कि शुरुआत में इनकी बनावट, मतलब स्ट्रक्चरल बैकग्राउंड जो था, वो काफ़ी मिला जुला था।
लेकिन इनके काम उतने बटे हुए नहीं थे, जिसे शायद फंक्शनली डिफ्यूज कहा जा सकता है। हाँ, फंक्शनली डिफ्यूज, बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ नेतागिरी नहीं कर रहे थे, बल्कि समाज सुधार, सांस्कृतिक आंदोलन सब में आगे थे। हाँ, मल्टीटास्किंग एक तरह से। हाँ, कुछ वैसा ही जैसे कॉलेज में कोई स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट भी है, कल्चरल फेस्ट भी ऑर्गेनाइज कर रहा है और पढ़ाई में भी ठीक ठाक है, मतलब सब कुछ चल रहा था। सही। ये जो आजकल हम देखते हैं ना, करियर पॉलिटिक्स, जहां नेता का काम सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है, ये शायद आजादी के बाद ही ज्यादा कॉमन हुआ। चलिए जरा इसे और खोलते हैं। बिल्कुल सही कहा। आजादी से पहले वाले एलीट की कहानी वाकई दिलचस्प है। जैसा आपने कहा, ये वो लोग थे जो नेशनहुड यानी एक राष्ट्र बनाने और पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक आजादी की जद्दोजहद से निकले थे। ये वो दौर था जब लोग ये सपना देख रहे थे कि आजाद भारत कैसा दिखेगा, उसकी नींव किन मूल्यों पर रखी जाएगी, हाँ, एक विजन था उस वक्त। बिल्कुल। और शुरुआत में ये फंक्शनली डिफ्यूज थे। एक ही इंसान समाज सुधारक भी हो सकता था, लेखक भी और राजनीतिक नेता भी। अच्छा। सोचिए ना, राजा राम मोहन रॉय को क्या सिर्फ समाज सुधारक कहेंगे, या लोकमान्य तिलक सिर्फ राजनीतिक नेता थे? नहीं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लिख भी रहे थे, समाज की कुरीतियों पर बोल भी रहे थे और राजनीति भी कर रहे थे। आजादी के बाद हाँ, धीरे धीरे पॉलिटिशियन का रोल ज्यादा स्पेसिफिक होता गया। स्पेशलाइज्ड हो गया। हाँ, एक तरह का स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन बन गया। जैसे आजकल डॉक्टर या इंजीनियर होते हैं, वैसे ही नेता एक अलग करियर बन गया। समझ गई। इस पूरी कहानी में भारत की अपनी जबरदस्त डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। अलग अलग सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं, हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख और कितनी ही छोटी छोटी परंपराएं, ये सब सदियों से साथ रह रहे थे। लेकिन ब्रिटिश राज में और आजादी की लड़ाई के दौरान इनके बीच के रिश्ते, इनकी अपनी चिंताएं, सब मतलब सतह पर आ गईं। हाँ, वो टेंशन्स उभर कर आए। बिल्कुल। इसी विविधता का एक बहुत दुखद और जटिल राजनीतिक नतीजा, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस बना देश का बंटवारा, पार्टीशन। हाँ। सोर्सेज बताते हैं कि ये विचारधाराओं के ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन ऑफ आइडियोलॉजीज की वजह से हुआ। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये पोलराइजेशन कोई रातों रात नहीं हो गया। नहीं, इसकी जड़ें गहरी होंगी। बिल्कुल, इसकी जड़ें गहरी थीं। ये पोलराइजेशन क्यों हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एक पहलू जिस पर सोर्सेज इशारा करते हैं वो ये है कि मुगल साम्राज्य के पतन और फिर ब्रिटिश राज की स्थापना के बाद से मुस्लिम एलीट के एक हिस्से में एक तरह का सेंस ऑफ लॉस, कुछ खोने का एहसास। हाँ, कुछ खोने का एहसास और भविष्य को लेकर संदेह, स्केप्टिसिज्म बढ़ रहा था। उन्हें लग रहा था कि सत्ता उनके हाथ से फिसल गई है। अच्छा। और अंग्रेजों के लाए हुए जो नए मॉडर्नाइजिंग इंस्टीट्यूशंस और सर्विसेज थे, नई तरह की नौकरियां, पश्चिमी शिक्षा, कानूनी व्यवस्था, उन्हें लगता था कि इनका फायदा उन्हें उतना नहीं मिल रहा जितना शायद हिंदू मध्य वर्ग के कुछ तबकों को मिल रहा था। ओके, तो ये अवसरों की लड़ाई भी थी। हाँ, तो ये सिर्फ विचारों का टकराव नहीं था, ये एक स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट भी था। यानी समाज के ढांचे में क्षमता का लड़ाई थी, अवसरों की लड़ाई थी। इसे ऐसे सोचिए, उस वक्त शायद कई मुस्लिम परिवारों में ये बहस चलती होगी कि बच्चों को पारंपरिक मदरसे में भेजें या अंग्रेजी स्कूल में, पश्चिमी तौर तरीके अपनाएं या अपनी पुरानी पहचान बनाए रखें। ये सब उस अंदरूनी कश्मकश का हिस्सा था। हाँ, ये तो आज भी कई परिवारों में होता है, मॉडर्निटी और ट्रेडिशन को लेकर। बिल्कुल, ये सिर्फ सोच का फर्क नहीं था, बल्कि असल में मौकों का बंटवारा भी था। कौन सरकारी नौकरी पा रहा है, किसके बच्चे बेहतर स्कूलों में जा रहे हैं और किसे लग रहा है कि वो इस नई दौड़ में पीछे छूट गया है। ये स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट महत्वपूर्ण है। और अगर हम स्ट्रक्चरली देखें, यानी सामाजिक बनावट के लिहाज से, तो आजादी से पहले के ज्यादातर पॉलिटिकल एलीट, चाहे वो किसी भी धर्म या विचारधारा के हों, समाज के ऊपरी तबके से ही आते थे। अपर रंग ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जिसे कहते हैं। हाँ। जमींदार थे, बड़ी रियासतों के लोग थे, ऊंची जातियों के पढ़े लिखे लोग थे, बड़े व्यापारी थे। इनके पास संसाधन थे, शिक्षा तक पहुंच थी और समाज में एक रुतबा था जिसने उन्हें नेतृत्व की भूमिका में आने में मदद की। सही, रिसोर्सेज का फर्क तो पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन आइडियोलॉजिकली यानी विचारधारा के स्तर पर इनमें कोई एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। हाँ, ज्यादातर लोग एक ब्रॉड मॉडर्नाइजेशन आइडियोलॉजी में विश्वास रखते थे कि भारत को आगे बढ़ना है, पिछड़ापन दूर करना है, दुनिया के साथ कदम मिला के चलना है। हाँ, ये कॉमन था। पर आधुनिक बनने का मतलब क्या है, इस पर सबके विचार अलग अलग थे। अच्छा, तो इस मॉडर्नाइजेशन आइडियोलॉजी के भी शेड्स थे? हाँ, कई रंग थे, कई शेड्स थे। कुछ लोग थे जो पूरी तरह वेस्टर्न रैशनलिस्ट आइडियोलॉजी को मानते थे, तर्क, विज्ञान, व्यक्तिवाद, सेक्युलरिज्म, जैसे मार्क्सिस्ट या लिबरल डेमोक्रेटिक सोच वाले।
हाँ, बिल्कुल। इनका मानना था कि प्रगति का रास्ता पश्चिम के मॉडल से होकर ही गुजरता है। ठीक है। दूसरे वो लोग थे जो वेस्टर्न और भारतीय परंपराओं के सिंथेसिस यानी मेलजोल में विश्वास रखते थे। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। इनका कहना था कि पश्चिम से विज्ञान और तकनीक जरूर सीखें, लेकिन अपनी सांस्कृतिक जड़ों, अपने मूल्यों को ना छोड़ें। अब इस सिंथेसिस वाली सोच में भी दो धाराएं थीं। कुछ लोग सेक्युलर थे, जो धर्म को निजी मामला मानते हुए आधुनिक भारतीय पहचान बनाना चाहते थे, और कुछ रिवाइवलिस्टिक यानी पुनरुत्थानवादी थे, जो प्राचीन भारतीय गौरव और परंपराओं को फिर से स्थापित करने पर जोर देते थे। ओके, तो ये दो अलग अप्रोच थी सिंथेसिस में भी। हाँ, इन दोनों यानी पूरी तरह पश्चिमी मॉडल या फिर सिंथेसिस के बीच कोई बहुत साफ लकीर खींचना मुश्किल है। अक्सर नेताओं की सोच में दोनों के तत्व मिल जाते थे। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन मोटे तौर पे ये फर्क समझा जा सकता है। जैसे गांधी जी सिंथिस्ट आइडियोलॉजी के सबसे बड़े प्रतीक माने जा सकते हैं। वो पश्चिमी विचारों से प्रभावित थे, लेकिन उनकी पूरी जीवन दृष्टि और राजनीतिक रणनीति भारतीय परंपरा, धर्म और नैतिकता पर आधारित थी। हाँ, बिल्कुल। वहीं नेहरू ज्यादा रैशनलिस्ट लिबरल थे, जो वैज्ञानिक सोच, औद्योगिकरण और आधुनिक संस्थानों पर बहुत जोर देते थे। ये अंतर तो साफ दिखता है उनकी सोच में। और ये सारी अलग-अलग विचारधाराएं, ये सारे शेड्स हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस में साफ दिखते हैं ना। बिल्कुल। कांग्रेस उस वक्त एक तरह से भारत की आइडियोलॉजिकल प्लूरैलिटी यानी वैचारिक विविधता का आईना थी। हाँ, एक बड़ा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जैसा। हाँ, एक छाते की तरह जिसके नीचे हर तरह की सोच रखने वाले लोग जमा थे, जिनका साझा मकसद था आजादी हासिल करना। सही। कांग्रेस में गांधी जी का नैतिक प्रभाव था, तो नेहरू की आधुनिक दृष्टि भी थी। सरदार पटेल जैसे नेता थे जिन्हें ज्यादा यथार्थवादी या कंजर्वेटिव माना जाता था, तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव जैसे समाजवादी, सोशलिस्ट विचारधारा वाले भी थे। सब थे। पार्टी के अंदर ही अलग-अलग खेमे, सेगमेंटेशंस थे, गुट थे जो बनते बिगड़ते रहते थे, जैसे आज भी पार्टियों में होता है ना। हाँ, गुटबाजी तो हमेशा से रही है। हाँ, अलग-अलग नेताओं के अपने समर्थक गुट होते हैं, अपनी अपनी लॉबी होती है। वैसा ही तब भी था, बस शायद मकसद बड़ा था। शायद। और स्ट्रक्चरली भी, यानी सामाजिक बनावट के हिसाब से भी कांग्रेस उस वक्त के एलीट को ही रिप्रेजेंट करती थी। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। खासकर शुरुआती दौर में ये न्यू एलीट यानी शहरों में रहने वाले अंग्रेजी पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोगों की पार्टी मानी जाती थे। ये वो लोग थे जो नई शिक्षा पाकर वकालत, डॉक्टरी, पत्रकारिता जैसे नए प्रोफेशंस में आ रहे थे। अच्छा, यहाँ वो आंकड़ा है ना वकीलों वाला। हाँ, बताइए जरा। बीच कांग्रेस के सालाना सेशंस में जितने डेलीगेट्स आए, करीब 13,839 लोग, उनमें से लगभग 5,442 यानी करीब 40% तो वकील थे। 40%? सोचिए जरा। हाँ, वकीलों का एकदम दबदबा था। ये दिलचस्प है, आज भी हमारी संसद में देखिए कितने सारे सांसद वकील होते हैं। हाँ, ये रिश्ता पुराना लगता है। लगता तो है। वकीलों के बाद दूसरे नंबर पर जमींदार, लैंडेड जेंट्री थे, करीब 2,629 यानी लगभग 19%। और फिर व्यापारी वर्ग, कमर्शियल क्लासेस, करीब 2,091 यानी लगभग 15%। बाकी में पत्रकार, डॉक्टर, टीचर वगैरह थे। तो कुल मिला के देखे तो शुरुआती कांग्रेस में वकीलों, जमींदारों और व्यापारियों का दबदबा था। लगभग 74% डेलीगेट्स इन्हीं तीन समूहों से थे। बाप रे, 74%? हाँ, इससे साफ पता चलता है कि शुरुआती राष्ट्रवाद और राजनीतिक चेतना ज्यादातर शहरों और पढ़े लिखे साधन संपन्न तबकों में ही केंद्रित थी। गांव के आम किसान या मजदूर उस वक्त इस नेतृत्व से काफी दूर थे। बिल्कुल सही, ये तो साफ दिख रहा है। और ये ट्रेंड बाद के सालों में भी काफी हद तक बना रहा। एक और सोर्स है जो बताता है कि 1958 में भी, यानी आजादी के 11 साल बाद, कांग्रेस पार्टी के कुल सदस्यों में सिर्फ 28.1% ही किसान एग्रीकल्चरिस्ट थे। सिर्फ 28%, जबकि देश की ज्यादातर आबादी? हाँ, देश की 70-80% आबादी खेती पर निर्भर थी, लेकिन सत्ताधारी पार्टी में उनका प्रतिनिधित्व 1/3 से भी कम था। और अगर हम पार्टी की सबसे शक्तिशाली बॉडी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी AICC को देखें तो 1956 में उसमें किसानों का प्रतिनिधित्व सिर्फ 20.6% था। और भी कम? हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात जो सोर्स बताता है वो 1946 से 1944 के बीच की कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC के बारे में है। CWC पार्टी की सुप्रीम बॉडी थी,
सारे बड़े फैसले वहीं होते थे। हाँ, हाई कमांड जिसे कहते हैं। हाँ, और उस दौर की CWC में खेती किसानी की पृष्ठभूमि से आने वाला एक भी सदस्य नहीं था। जीरो। वाकई। हाँ, जीरो। जबकि उसी CWC में 72.5% सदस्य प्रोफेशनल बैकग्राउंड से थे, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर वगैरह। ये आंकड़ा तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। मतलब नीतियां कौन बना रहा था, किसके लिए बना रहा था? बिल्कुल। जमीनी हकीकत, खासकर किसानों की आवाज कितनी शामिल थी उस वक्त, ये सवाल उठता है। जरूर उठता है। और जैसे हमने पहले भी देखा, ये प्रोफेशनल ग्रुप ज्यादातर ऊंची जातियों, अपर कास्ट और ऊंचे या मध्य वर्ग, अपर मिडिल क्लास से ही आते थे, तो एक तरह की स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी बनी हुई थी। हाँ, मतलब सत्ता का चरित्र बदला, लेकिन सत्ताधारी वर्ग का सामाजिक चरित्र शायद उतना नहीं बदला शुरुआत में। हाँ, लगता तो यही है। मतलब आजादी की लड़ाई भले ही आम लोगों के बलिदान और भागीदारी से जीती गई, लेकिन नेतृत्व काफी हद तक उन्हीं सामाजिक तबकों के हाथ में रहा जो अंग्रेजों के आने से पहले भी समाज में ऊंचे पायदान पर थे या अंग्रेजी राज में नए उभरते हुए एलीट बने थे। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये पैटर्न सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित नहीं था। सोर्सेज बताते हैं कि जो पार्टियां ज्यादा रैडिकल विचारधारा रखती थी, जो व्यवस्था को जड़ से बदलने की बात करती थी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी में भी। हाँ, उनके नेतृत्व में भी ज्यादातर लोग ऊंची जाति और ऊंचे वर्ग, अपर कास्ट एंड क्लास बैकग्राउंड से ही आते थे। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना? हाँ, बिल्कुल, कि क्रांति की बात करने वाले नेता भी अक्सर समाज के सबसे प्रिविलेज्ड तबकों से आ रहे थे। बिल्कुल। कम्युनिस्ट पार्टी का उदाहरण लेते हैं। पश्चिम बंगाल, केरल और आंध्र प्रदेश, जहां पार्टी का काफी प्रभाव था, वहां के पार्टी एलीट के सोशल ओरिजिन का एनालिसिस किया गया। पता चला क्या पता चला? कि पार्टी के अंदर जिन्हें राइट विंग कहा जाता था, ये पार्टी के अंदरूनी वैचारिक विभाजन थे, ध्यान रहे, वो नेता ज्यादातर ऊंची जातियों से थे, जैसे बंगाल में ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य, और आर्थिक रूप से भी बेहतर थे। अच्छा। ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी अच्छी बोलते थे, और कमाल की बात है, इनमें से कई तो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, LSE जैसी जगहों से पढ़कर आए थे। अरे वाह! इंग्लैंड में पढ़कर भारत में मजदूरों किसानों की क्रांति। हाँ, सोचिए, वहीं पार्टी के अंदर जिन्हें लेफ्ट विंग कहा जाता था, वो नेता ज्यादातर निचली जातियों से थे, जैसे केरल में नायर नेताओं की तुलना में इज़्वा समुदाय के नेता ज्यादा थे, और निचले आर्थिक वर्ग से थे। अच्छा, ये डिवीजन साफ था। हाँ, इनकी औपचारिक शिक्षा भी कम थी और अंग्रेजी पर पकड़ भी उतनी अच्छी नहीं थी। बंगाल में जिन लेफ्ट विंग नेताओं की जानकारी मिली, उनमें से 2 मुस्लिम थे, तो पार्टी के अंदर ही एक तरह का सामाजिक और शैक्षिक विभाजन साफ दिख रहा था, जो उनकी राजनीतिक लाइन से भी जुड़ गया था। यहां तक कि सोर्सेज बताते हैं कि पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं, कॉमरेड्स में, जो ज्यादातर गरीब और निचली जातियों से आते थे, इन ऊंची जाति वाले, पढ़े लिखे, अंग्रेजी बोलने वाले, अमीर घरों से आए नेताओं के प्रति एक तरह की नाराजगी, रिजेंटमेंट भी रहती थी। अच्छा, ये अंदरूनी टेंशन भी था। हाँ, एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता का एक कोड भी है जो कहता है, पार्टी में आगे बढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज की डिग्री होनी चाहिए। अरे, ये तो तंज है सीधा सीधा। बिल्कुल, ये कुछ वैसा ही है जैसे कभी-कभी हम छात्र राजनीति में या ऑफिस पॉलिटिक्स में देखते हैं, जहां बैकग्राउंड, शिक्षा, भाषा को लेकर एक तनाव पैदा हो जाता है। हाँ, वो फुसफुसाहट होती है, ये तो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, या इसे क्या पता जमीनी हकीकत। सही पकड़ा। ये दिखाता है कि विचारधारा चाहे कितनी भी क्रांतिकारी क्यों ना हो, समाज की जो गहरी संरचनाएं हैं, जाति और वर्ग का जो ताना बाना है, वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो फिर आज़ादी के बाद क्या बदला? क्या ये इलीट स्ट्रक्चर, ये ऊंची जातियों और शहरी प्रोफेशनल्स का दबदबा वैसा का वैसा ही बना रहा, या कुछ बदलाव आए? बदलाव तो आए, जरूर आए। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी में हमने देखा कि एलीट रिक्रूटमेंट के आधार पर राइट और लेफ्ट विंग का विभाजन सा दिखता था। क्या वैसा ही कुछ कांग्रेस या दूसरी पार्टियों में भी हुआ, खासकर जब किसानों और ग्रामीण भारत के प्रतिनिधित्व का सवाल उठा? हाँ, देखिए, कुछ आंकड़े तो साफ बदलाव दिखाते हैं। हाँ, वो वकीलों वाला आंकड़ा जैसे। बताइए। बताया गया है कि लोकसभा में वकीलों का जो दबदबा हमने देखा था, वो धीरे धीरे कम हुआ। पहली लोकसभा 1952 में जहां 35% सांसद वकील थे, वो आंकड़ा चौथी लोकसभा 1967 तक घटकर सिर्फ 17.5% रह गया। आधा? 15 साल में आधा हो गया। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव था। और वहीं दूसरी तरफ खेती किसानी से जुड़े वर्गों, एग्रेरियन क्लासेस का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ा। अच्छा, कितना बड़ा? पहली लोकसभा में
ये सिर्फ 12.4% था। याद है ना, CWC में 0 था। हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। लेकिन चौथी लोकसभा तक ये बढ़कर 31.1% हो गया। 31%, मतलब 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी। हाँ, ये तो साफ दिखाता है कि भारतीय राजनीति का चेहरा बदल रहा था। उसमें ग्रामीण भारत और किसानों की झलक ज्यादा दिखने लगी थी। पावर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा था। हाँ बिल्कुल। आजादी के बाद खासकर पहले 2 दशकों में पॉलिटिकल एलीट के रिक्रूटमेंट यानी भर्ती और सोशल बैकग्राउंड यानी सामाजिक पृष्ठभूमि में कुछ बहुत जरूरी स्ट्रक्चरल चेंजेस, ढांचागत बदलाव हुए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि शक्ति अब सिर्फ दिल्ली में बैठे राष्ट्रीय नेताओं या बड़े शहरों के एलीट तक ही सीमित नहीं रही। राज्यों के नेताओं का और यहाँ तक कि जिला और ब्लॉक स्तर के ग्रामीण नेताओं का महत्व बढ़ने लगा। अच्छा, पावर नीचे तक आई। हाँ, राज्यों के मुख्यमंत्री ज्यादा ताकतवर होने लगे, क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ। पावर का केंद्र सिर्फ ऊपर नहीं रहा, बल्कि राज्यों और गांवों की तरफ भी फैला। इसे आप सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं, कम से कम ऊपरी तौर पर। समझ गई। और दूसरा बदलाव? दूसरा बदलाव था पॉलिटिकल एलीट और इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल एलीट के बीच अंतर का ज्यादा साफ हो जाना, ग्रेटर डिफरेंशिएशन जिसे कहते हैं। अच्छा, वो कैसे? जैसा हमने देखा, आजादी से पहले अक्सर एक ही व्यक्ति बड़ा विद्वान या वकील भी होता था और बड़ा नेता भी। हाँ, लेकिन अब क्योंकि खेती किसानी पृष्ठभूमि के लोग बड़ी संख्या में राजनीति में आ रहे थे, जिनका शायद उच्च शिक्षा या शहरी प्रोफेशन वाला बैकग्राउंड न हो, तो राजनेता और बुद्धिजीवी प्रोफेशनल, ये 2 समूह थोड़े अलग अलग होने लगे। पॉलिटिक्स अब एक फुल टाइम काम बनता जा रहा था, जिसके लिए शायद जमीनी पकड़, लोगों को जोड़ने की क्षमता, डिग्री या किताबी ज्ञान से ज्यादा जरूरी मानी जाने लगी। सही बात है। और तीसरा बदलाव? और तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव खेती से जुड़े समूहों के अंदर हुआ। आजादी से पहले जहां ज्यादातर ऊंची जाति के बड़े जमींदारों का दबदबा था, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थीं और जो गांव के मालिक जैसे होते थे, हाँ, वहां अब इंटरमीडिएट कास्ट्स यानी मध्यम जातियों के अमीर किसानों, रिच लैंडेड पेजेंट्री का प्रभाव बढ़ने लगा। अच्छा, ये इंटरमीडिएट कास्ट्स वाला पॉइंट अहम है। बहुत अहम। ये वो किसान थे जिन्होंने भूमि सुधारों का, सीमित ही सही, और खासकर हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा उठाया। इनकी आर्थिक स्थिति सुधरी, संख्या बल इनके पास था ही, और धीरे धीरे इन्होंने राजनीतिक ताकत भी हासिल की। हाँ, ये फिनोमिनन भारत में ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस समुदायों के राजनीतिक उदय से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, जो 70 और 80 के दशक में और ज्यादा तेजी से सामने आया। हाँ, ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट रहा है भारतीय राजनीति में। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये पैटर्न, ये बदलाव पूरे भारत में एक जैसा नहीं था। अच्छा, मतलब सब जगह ऐसा नहीं हुआ? नहीं, भारत इतना बड़ा और विविध है कि हर राज्य की अपनी कहानी है, अपनी पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे राजस्थान पर हुई एक स्टडी का जिक्र है, जो बताती है कि वहां आजादी के बाद भी गांवों और जिलों की राजनीति में पुराने सामंती शासकों, फ्यूडल लॉर्ड्स, रजवाड़ों से जुड़े लोग, बड़े बिजनेसमैन और बड़े जमींदारों का ही दबदबा बना रहा। अरे, तो वहां पुराना स्ट्रक्चर कायम रहा काफी हद तक। हाँ, यानी वहाँ जो पुराना पावर स्ट्रक्चर था वो आसानी से नहीं बदला। रजवाड़ों का असर राजनीति पर कायम रहा। इसी तरह महाराष्ट्र पर हुई स्टडीज भी यही दिखाती हैं कि ग्रामीण इलाकों में भी पॉलिटिकल एलीट में ज्यादातर ऊंचे वर्गों, अपर क्लासेस का ही बोलबाला था। अच्छा, महाराष्ट्र में भी? हाँ, इन स्टडीज का निष्कर्ष ये था कि सामाजिक आर्थिक शक्ति, सोशियो इकोनॉमिक पावर, और राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर, कुछ ही हाथों में केंद्रित, कॉन्सेंट्रेट हो रही थी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। हाँ, सत्ता का सही मायनों में लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पावर, यानी शक्ति का आम आदमी तक पहुंचना अभी भी एक अधूरा सपना था। ये बातें तो आज भी कई इलाकों में सच लगती हैं। बिल्कुल सच लगती हैं, जहां हम देखते हैं कि कुछ खास परिवारों या समुदायों का दबदबा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। लगता है कि सत्ता का चरित्र बदलना इतना आसान काम नहीं है, चाहे व्यवस्था कितनी भी बदल जाए। तो कुल मिला के कहानी काफी पेचीदा है। सोर्सेस के हिसाब से देखें तो शुरुआत हुई शहरी, पढ़े लिखे, ज्यादातर ऊंची जाति के एलीट से, जिनका दबदबा आजादी की लड़ाई और शुरुआती सालों में रहा। हाँ, उनके बीच विचारधाराओं को लेकर मतभेद जरूर थे, कोई रैशनलिस्ट, कोई सिंथेसिस वाला, लेकिन उनका सामाजिक बैकग्राउंड काफी हद तक एक जैसा था। कांग्रेस उस दौर की इस हकीकत का आईना थी जिसमें वकीलों और प्रोफेशनल्स की भरमार थी। बिल्कुल। फिर आजादी के बाद धीरे धीरे एक बदलाव आया, राजनीति का चेहरा बदला,
उसमें गांव और खेती किसानी से जुड़े वर्गों की नुमाइंदगी बढ़ी, खासकर मध्यम जातियों की। हाँ, एग्रेरियन क्लासेस का उभार हुआ। हाँ, वकीलों का वर्चस्व कम हुआ, किसानों की संख्या संसद में बढ़ी, शक्ति का केंद्र भी थोड़ा खिसका राज्यों और ग्रामीण इलाकों की तरफ। इसे हम रूरलाइजेशन और रीजनलाइजेशन कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू, जैसा कि राजस्थान और महाराष्ट्र के उदाहरण दिखाते हैं, ये है कि कई जगहों पर सत्ता का केंद्रीकरण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, अब भी एक बड़ी हकीकत है। हाँ, ये भी सच है। चाहे वो पुराने रजवाड़ों के वंशज हों, या बड़े जमींदार हों, या फिर हरित क्रांति से उभरे नए अमीर किसान, शक्ति अब भी कई बार कुछ ही हाथों में सिमटी हुई दिखती है। और ये जो ऐतिहासिक पैटर्न्स हैं कि कौन सत्ता में आता है, कैसे आता है, किस सामाजिक पृष्ठभूमि से आता है, ये आज भी भारतीय राजनीति, हमारी नीतियों और पावर स्ट्रक्चर्स को गहराई से प्रभावित करते हैं। सही बात है। ये तय करते हैं कि नीतियां किसके पक्ष में बनती हैं, विकास का फायदा असल में किसे मिलता है और किसकी आवाज अनसुनी रह जाती है। इन ऐतिहासिक जड़ों को समझे बिना शायद हम आज की राजनीति की पहेली को पूरी तरह नहीं सुलझा सकते। वाकई ये सोचने वाली बात है कि ऊपरी तौर पर इतने बदलावों के बावजूद सत्ता के असली केंद्र कितने बदले हैं। खैर, इस पर सोचने के लिए काफी कुछ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम सामाजिक और राजनीतिक अभिजात वर्ग, मतलब सोशल एंड पॉलिटिकल एलीट्स पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं। हाँ, पिछली बार हमने पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स पर बात की थी। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि भारतीय राजनीति में ये जो प्रभावशाली लोग हैं, जिन्हें हम इलीट या अभिजात वर्ग कहते हैं, इनका असल में नेचर कैसा है, ये सोचते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं। और खास तौर पर इस पर हमारी सोसाइटी की जो जबरदस्त डाइवर्सिटी है, जो प्लूरलिस्टिक कैरेक्टर है, मतलब इतने सारे धर्म, जातियां, भाषाएं, क्षेत्र, हाँ, इतनी विविधता, और साथ ही हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जो कहीं ना कहीं वो पुरानी सामंती यानी फ्यूडल सोच की जड़ें अब भी मौजूद हैं, उसका क्या और कैसा असर पड़ता है। चलो इसमें थोड़ा गहरा गोता लगाते हैं। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है, क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ इतनी परतें हैं समाज की, वहाँ पावर स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, ये जानना बहुत अहम है। अब देखिए, एक तरफ तो भारत का समाज बेहद प्लूरलिस्टिक है, हर तरह की भिन्नता आपको दिखेगी। हाँ, हर कदम पर। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक व्यवस्था में, खासकर जमीनी स्तर पर, वो पुरानी हायरार्की, वो सामंती सोच कहीं ना कहीं आज भी जिंदा है। अब सोचिए, इस माहौल में जो नेता काम कर रहा है, चाहे वो नेशनल लेवल का हो, स्टेट का मंत्री हो या गांव का प्रधान, उसे इन दोनों सच्चाइयों के बीच अपना रास्ता बनाना पड़ता है। हाँ, ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक ही वक्त में कई घोड़ों पर सवारी करना। और सोर्स इसी कॉम्प्लेक्स रियलिटी की बात करता है। वो कहता है कि इसी वजह से इन इलीट्स पर लगातार दो तरह के, बल्कि बिल्कुल उल्टे किस्म के कॉन्ट्राडिक्टरी डिमांड्स या दबाव बने रहते हैं। सही कहा। इनको थोड़ा खोलते हैं। पहली तरह की मांगे हैं इंटीग्रेटिव या ऑर्गेनिक। आसान भाषा में कहें तो वो बातें जो पूरे देश को या कम से कम एक बड़े समूह को जोड़ने का काम करती हैं। अच्छा। जैसे राष्ट्रीय एकता की बात, देश के विकास का नारा, सबका साथ सबका विकास, ये सब इंटीग्रेटिव फोर्सेस हैं। इनका फोकस बड़े कलेक्टिव पर होता है। और दूसरी तरफ है डिवाइसिव या सेगमेंटल ताकतें। इनका फोकस छोटे खास गुटों पर होता है। अपनी जाति, अपना धर्म, अपना क्षेत्र, अपना भाषा समूह। ये ताकतें कहती हैं कि हमारे ग्रुप के हितों का खास ख्याल रखा जाए, हमें ज्यादा रिसोर्सेज मिले, हमारी पहचान बनी रहे। तो नेताजी को नेशनल इंटीग्रेशन की बात भी करनी है। हाँ। और अपनी जाति पंचायत में जाकर उनकी मांगों का समर्थन भी करना है। ये तो कमाल का विरोधाभास है। और मजे की बात यह है, जैसा सोर्स इशारा कर रहा है, कि इस बैलेंसिंग एक्ट से कोई बच नहीं सकता। बिल्कुल। चाहे कोई नेता किसी भी पार्टी का हो, लेफ्ट, राइट, सेंटर, रीजनल, उसे इन दोनों नावों में पैर रखकर चलना ही पड़ता है। वो सिर्फ देश महान कहकर अपने जातीय समीकरणों को इग्नोर नहीं कर सकता। और ना ही सिर्फ अपनी जाति या क्षेत्र की बात करके नेशनल लेवल पर रेलेवेंट रह सकता है। सोचिए, कोई सांसद है, उसे संसद में बड़े नेशनल इश्यूज पर बोलना है, शायद किसी इंटरनेशनल ट्रीटी पे बहस करनी है। हाँ। लेकिन वापस अपने क्षेत्र में आकर उसे ये भी सुनिश्चित करना है कि उसके समुदाय के लोगों को सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता मिले, या शायद उनके इलाके में कोई खास फैक्ट्री लगे। ये रोज की कश्मकश है। बिल्कुल। और सोर्स यहाँ एक बहुत दिलचस्प नुक्ता उठाता है। वो कहता है कि यही विरोधाभासी मांगे, मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी डिमांड्स, असल में पॉलिटिकल एलीट्स के लिए, खासकर उन एलीट्स के लिए जो माइनॉरिटी ग्रुप से आते हैं। अच्छा।
जैसे कि जनजातीय या पिछड़े समूहों से उन्हें काम करने का एक खास दायरा या एक तरह का मैनूवरिंग स्पेस देती हैं। अच्छा, कैसे? क्योंकि उन्हें लगातार इन दो पार्टों के बीच पिसना पड़ता है, तो वो बातचीत करने, बीच का रास्ता निकालने यानी नेगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइज में माहिर हो जाते हैं। उनकी राजनीति का अंदाज ही इसी दबाव से शक्ल लेता है। हाँ, ये माइनॉरिटी एलीट वाला पॉइंट सच में सोचने लायक है। सोर्स कहता है कि हो सकता है उनके तात्कालिक उद्देश्य, उनके इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स थोड़े संकीर्ण लगे, मतलब नैरोअर ओरिएंटेशन। हाँ, नैरोअर ओरिएंटेशन जिसे कहते हैं। हाँ, नैरोअर ओरिएंटेशन मतलब वो शायद ज्यादातर अपने ही समुदाय के स्पेसिफिक मुद्दों पर फोकस करते दिखें, लेकिन अगर हम उनके काम करने के तरीके को लंबे समय में देखें तो उसका एक बहुत खास और महत्वपूर्ण फीचर उभर कर आता है, और वो है रिकंसिलिएटरी कैरेक्टर। बिल्कुल। यानी सुलह समझौता करने वाला स्वभाव। कॉन्फ्रंटेशन से ज्यादा ये लोग निगोसिएशन और समझौते पर जोर देते हैं। ये एक तरह से भारतीय राजनीति की मजबूरी भी है और खूबी भी है ना? सही बात है। और इसके ठोस उदाहरण भी दिए गए हैं सोर्स में जो इस बात को और पुख्ता करते हैं, जैसे तमिलनाडु में डीएमके का उदय और उसका आंदोलन। हाँ, वो तो काफी उग्र था शुरू में। हाँ, ये भाषा और क्षेत्रीय पहचान पर आधारित था। काफी उग्र भी रहा शुरू में, लेकिन आखिरकार उसने नेशनल फ्रेमवर्क के भीतर ही काम किया और केंद्र के साथ समझौते किए। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में सिख एलीट्स की राजनीतिक यात्रा को देखें, या अनुसूचित जातियों शेड्यूल्ड कास्ट के नेताओं के संघर्ष को, या फिर आदिवासी ट्राइबल एलीट्स की अपने जल जंगल जमीन के अधिकारों की लड़ाई को। सोर्स का विश्लेषण ये है कि इन सभी मामलों में मांगे चाहे कितनी भी तीखी क्यों न रही हों, एलीट्स का ओवरऑल रवैया टकराव से ज्यादा समझौते और सुलह रिकंसिलिएशन वाला रहा है। अच्छा। वो सिस्टम को पूरी तरह रिजेक्ट करने के बजाय सिस्टम के अंदर रहकर ही अपने समुदाय के लिए ज्यादा स्पेस और राइट्स हासिल करने की कोशिश करते नजर आते हैं। लेकिन ये सवाल मन में आता है कि ये रिकंसिलिएटरी कैरेक्टर, ये सुलह वाला स्वभाव आखिर आता कहाँ से है? क्या ये नेताओं की कोई खास ट्रेनिंग होती है या कुछ और? सोर्स कहता है नहीं, इसकी जड़ें शायद ज्यादा गहरी हैं। ये इन एलीट्स के सोशल बैकग्राउंड और समाज में उनकी खास जगह, मतलब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से जुड़ा हो सकता है। सोशल बैकग्राउंड से कैसे? इसे समझाने के लिए सोर्स मुस्लिम एलीट का उदाहरण देता है, एक पुराने अध्ययन का हवाला देते हुए। ये पाया गया कि मुस्लिम पॉलिटिकल एलीट भी ज्यादातर अपनी ही कम्युनिटी के अंदर के सामाजिक और आर्थिक रूप से ऊंचे तबके, मतलब अपर क्लास से आते हैं। अच्छा। उनका एजुकेशनल लेवल भी अपनी पूरी कम्युनिटी के औसत से काफी ज्यादा होता है। अध्ययन के समय करीब 50% मुस्लिम एलीट कॉलेज एजुकेटेड थे, जबकि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में लिटरेसी रेट तब सिर्फ 23% के आसपास था। ओह, काफी बड़ा फर्क है ये तो। हाँ, और ये ज्यादातर मीडियम साइज के शहरों से आते थे और ऐतिहासिक रूप से इनका जुड़ाव कांग्रेस पार्टी से ज्यादा रहा। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि एलीट बनने का रास्ता भी सबके लिए बराबर नहीं खुला है। अपनी कम्युनिटी के अंदर भी जो लोग थोड़े बेहतर हालात में हैं, उनके लिए राजनीति में ऊपर आना ज्यादा संभव होता है। तो मतलब एलीट फॉर्मेशन अपने आप में एक स्ट्रैटिफाइड प्रोसेस है। मतलब उसमें भी परतें हैं। बिल्कुल। और ये पैटर्न सिर्फ मुस्लिम एलीट्स तक ही सीमित नहीं है। सोर्स आगे कहता है कि ट्राइबल और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से आने वाले पॉलिटिकल एलीट्स को भी देखें तो वो भी अक्सर अपनी अपनी कम्युनिटी के अंदर तुलनात्मक रूप से ऊंचे दर्जे वाले समूहों, मतलब रिलेटिवली हायर स्टेटस ग्रुप से ही आते हैं। यानी जो व्यक्ति अपने समुदाय के भीतर पहले से ही थोड़ी बेहतर सामाजिक या आर्थिक स्थिति रखता है, या जिसका परिवार प्रभावशाली है, उसके लिए पॉलिटिकल एलीट बनने की संभावना ज्यादा होती है। ये भारत में पावर स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। यहाँ सिर्फ जातियों या धर्मों के बीच हायरार्की नहीं है, बल्कि उनके अंदर भी है। ये तो हुई एलीट्स के बैकग्राउंड की बात। अब एक और जरूरी मुद्दे पर आते हैं जो उनकी कार्यशैली से जुड़ा है, वो है प्रोफेशनलाइजेशन का सवाल। हाँ, कि राजनीति एक प्रोफेशन है या नहीं। हाँ, क्या भारत में राजनीति करना एक अलग प्रोफेशन बन पाया है? जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर होते हैं जिनका एक खास स्किल सेट होता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी होती है। क्या पॉलिटिकल एलीट्स के साथ भी ऐसा है? ये सवाल उनकी प्रोफेशनल सोशलाइजेशन से जुड़ा है। यानी क्या उन्हें राजनीति करने के लिए कोई खास ट्रेनिंग मिलती है,
कोई खास पेशेवर नैतिकता? देखो, सोर्स साफ कहता है कि इस पर कोई बहुत सिस्टमैटिक स्टडीज, कोई गहरी रिसर्च नहीं हुई है। अच्छा। लेकिन जो डेटा उपलब्ध है, जो ट्रेंड्स दिखते हैं, वो एक खास दिशा की तरफ इशारा करते हैं। वो इशारा ये है कि ज़्यादातर पॉलिटिकल एलीट्स के लिए विचारधारा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता, जिसे हम आइडियोलॉजी कमिटमेंट कहते हैं, हाँ। उससे ज़्यादा ज़रूरी है खास लोगों या गुटों के प्रति वफादारी, जिसे सोर्स पर्टिकुलरिस्टिक लॉयल्टी कहता है। मतलब पर्सनल लॉयल्टी। हाँ, आसान शब्दों में कहें तो आप किस राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी में विश्वास रखते हैं, इससे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आप किसके आदमी हैं, किस नेता के खास हैं, किस फैक्शन या गुट से जुड़े हैं। ये वफादारी ज़्यादा पर्सनल और ट्रांजैक्शनल होती है, आइडियोलॉजी बेस्ड कम। हाँ, ये तो हम रोज देखते हैं। जैसे अक्सर सुनने में आता है, वो तो फलां नेता का खास है, या ये तो उस वाले गुट का है। बिल्कुल। और सोर्स कहता है कि ये चीज आजादी के बाद शायद बड़ी ही है, कम नहीं हुई। खासकर राज्यों में जब कोalition गवर्नमेंट्स का दौर चला, मिलीजुली सरकारों का, हाँ, तब तो बहुत हुआ। तब तो ये लॉयल्टी शिफ्ट करना, दल बदल करना, जिसे मीडिया ने आया राम गया राम का नाम दिया, वो एक महामारी, मतलब एपिडेमिक प्रोपोर्शन की तरफ फैल गया। सही बात है। चुनाव नजदीक आते ही नेताओं का पार्टियां बदलना तो जैसे एक रूटीन बन गया है। रातों रात विचारधारा बदल जाती है, या यूं कहें कि विचारधारा कभी थी ही नहीं, सिर्फ व्यक्तिगत समीकरण थे जो बदल गए। ये उसी पर्टिकुलरिस्टिक लॉयल्टी वाली प्रवृत्ति का सबूत है। सोर्स इसका एक संभावित स्ट्रक्चरल कारण भी बताता है जो सोचने लायक है। वो कहता है कि भारत में ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज में जो एलीट्स भर्ती होते हैं, मतलब रिक्रूटेड होते हैं, हाँ। वो कमोबेश एक ही तरह के सोशल बेस से आते हैं। मतलब आप कांग्रेस, बीजेपी या किसी बड़ी रीजनल पार्टी के टॉप नेताओं की सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखें तो उसमें जमीन आसमान का फर्क नहीं मिलेगा। ज्यादातर अपर मिडिल क्लास, अच्छी एजुकेशन, ठीक ठाक जमीन जायदाद वाले लोग होते हैं। अच्छा, मतलब होमोजेनिटी है काफी। हाँ, काफी हद तक। इसी वजह से उनमें अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के लिए अंदर से, जिसे कहते हैं ना, एग्जिस्टेंशियली कमिटेड, मतलब जो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए, वैसा गहरा मजबूत कमिटमेंट अक्सर नहीं बन पाता। तो आइडियोलॉजी बस ऊपर ऊपर। हाँ, आइडियोलॉजी एक तरह से जरूरत के हिसाब से पहनने उतारने वाला कपड़ा बन जाती है, एक सुपरफिशियल लेयर। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में विचारधारा की लड़ाई कम और पर्सनल वफादारी की खींचतान ज्यादा दिखती है। इसका एक और असर ये होता है कि जो अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं समाज में, किसानों के, मजदूरों के, छोटे व्यापारियों के, पर्यावरण के लिए लड़ने वालों के, वो भी पार्टियों के जरिए अपनी आवाज और अपने हितों को पूरी तरह से सामने नहीं ला पाते। क्यों? क्योंकि पार्टियों का जो इलीट स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक होमोजीनियस रहता है, वो जमीनी हकीकत से थोड़ा कटावा हो सकता है। इसी दल बदल और लॉयल्टी शिफ्ट वाली बात पे सोर्स पर्सिवल स्पेयर की 1970 की एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी का जिक्र करता है। स्पेयर ने इस प्रवृत्ति की जड़ें मुगल काल की एक परंपरा में देखी, जिसे खिदमत या सर्विस की परंपरा कहा जाता था। हाँ, ये तो इंटरेस्टिंग है। क्या कहा था उन्होंने? हाँ, स्पेयर का तर्क था कि मुगल दरबार में किसी खास बादशाह या राजकुमार के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा, पर्सनल एलिजेंस से ज्यादा महत्वपूर्ण सेवा या खिदमत करना माना जाता था। मतलब आप जिसके मातहत है उसकी सेवा करें। अच्छा। इसीलिए जब कोई बादशाह जंग जीतता था तो वो अक्सर हारी हुई पार्टी के काबिल सेनापतियों या प्रशासकों को फौरन अपनी खिदमत में ले लेता था। और हारने वाली पार्टी के लोगों के लिए भी जीतने वाले का दामन थाम लेना कोई शर्म की बात नहीं मानी जाती थी, बल्कि एक प्रैक्टिकल कदम माना जाता था। स्पेयर ने कहा कि शायद यही मानसिकता, यही कल्चरल एटीट्यूड आज भी भारतीय राजनीति में कहीं ना कहीं जिंदा है, कि लॉयल्टी किसी एक व्यक्ति या पार्टी के प्रति हमेशा के लिए हो, ये जरूरी नहीं। जरूरी है कि आप सर्विस में रहें, पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बने रहें। जीतने वाले का साथ देना बुरा नहीं, बशर्ते वो सच में जीत रहा हो। ये तो बड़ा अनोखा पर्सपेक्टिव है, लेकिन क्या सोर्स इससे पूरी तरह सहमत है? मतलब क्या ये कल्चरल एक्सप्लेनेशन काफी है? नहीं, पूरी तरह नहीं। सोर्स कहता है कि स्पीयर का ये कल्चरल एक्सप्लेनेशन अपनी जगह ठीक हो सकता है, लेकिन वो एलीट्स के एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल फीचर को नजरअंदाज कर रहा है, और वो फीचर है उनकी रिक्रूटमेंट में होमोजेनिटी, जिसकी हमने अभी बात की। हाँ, कि वो सब एक जैसे बैकग्राउंड से आते हैं। बिल्कुल। यानी ये तथ्य कि ज्यादातर पार्टियों के नेता लगभग एक जैसे सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे उनकी घोषित आइडियोलॉजी कुछ भी क्यों ना हो। सोर्स का तर्क है कि यही स्ट्रक्चरल होमोजेनिटी है जो स्पीयर द्वारा बताई गई कल्चरल एटीट्यूड, खिदमत वाली सोच को असल में संभव बनाती है और उसे मजबूत करती है। अच्छा, मतलब अगर बैकग्राउंड अलग अलग होते तो शायद आइडियोलॉजी ज्यादा मायने रखती। शायद। सोर्स यही इशारा कर रहा है।
अगर एलीट्स बिल्कुल अलग अलग भिन्न सामाजिक तबकों से आते, जिनकी दुनिया देखने का नजरिया बिल्कुल अलग होता, तो शायद विचारधारा के प्रति निष्ठा ज्यादा मजबूत होती और पार्टियों के बीच स्विच करना इतना आसान ना होता। ये बात तो सोचने वाली है। और हाँ, सोर्स एक और व्यवहारिक बात कहता है। वो नुक्ता उठाता है कि स्पेयर शायद दल बदल के पीछे के ज्यादा जमीनी, ज्यादा मंडेन यानी सांसारिक कारणों को अनदेखा कर रहे हैं। मतलब प्रैक्टिकल कारण। हाँ बिल्कुल, हमेशा खिदमत का महान विचारी नहीं होता। अक्सर इसके पीछे बहुत ही सीधे साधे निजी फायदे के कारण होते हैं। कहाँ मंत्री पद मिल रहा है, कहाँ चुनाव जीतने का चांस ज्यादा है, किस पार्टी में जाने से ज्यादा पैसा या रिसोर्सेज मिलेंगे। मतलब कुर्सी और फायदे का खेल ज्यादा है, बजाय किसी गहरी कल्चरल ट्रेडिशन के। हाँ, ये आज की राजनीति की ज्यादा कड़वी लेकिन शायद ज्यादा सच्ची तस्वीर लगती है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो सोर्स के विश्लेषण से भारतीय पॉलिटिकल एलीट के कुछ खास फीचर्स या लक्षण उभर कर सामने आते हैं। क्या आप उन्हें समराइज कर सकती हैं? बिल्कुल। देखिए, सोर्स के हिसाब से कुछ मुख्य बातें हैं। पहला, सोशल स्ट्रक्चर में होमोजीनिटी। इनके सामाजिक ढांचे में काफी हद तक समानता, होमोजीनिटी है, खासकर ऊपर के स्तरों पर। हालांकि सोर्स ये भी मानता है कि अब धीरे धीरे खासकर निचले स्तरों पर थोड़ा डिफरेंशिएशन यानी विभिन्नता भी आ रही है। नए सामाजिक समूह भी राजनीति में जगह बना रहे हैं, पर ओवरऑल पैटर्न अब भी होमोजीनिटी का है। ठीक है। दूसरा, अपर मिडिल क्लास बायस। इनकी भर्ती, रिक्रूटमेंट और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यानी राजनीति के तौर तरीके सीखना, ये ज्यादातर अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड में होता है। मतलब राजनीति में सफल होने के लिए एक खास तरह की सोशल और इकोनॉमिक कैपिटल अब भी जरूरी लगती है। तीसरा, रिकंसिलिएशन ओवर मोबिलाइजेशन। पॉलिटिकल डिमांड्स और इंटरेस्ट को लेकर सीधे जनता को लामबंद मोबिलाइज करके बड़े टकराव में जाने के बजाय इन एलीट्स में ज्यादा प्रवृत्ति ये दिखती है कि वो अलग अलग नेटवर्क्स और पॉलिटिकल एशेलॉन्स, सत्ता के अलग अलग स्तरों के जरिए लगातार मोलभाव और सुलह समझौता रिकंसाइल करते रहते हैं। ये शायद उसी इंटीग्रेटिव और सेगमेंटल डिमांड्स को बैलेंस करने का नतीजा है। अच्छा, और चौथा, डिफरेंशिएशन विदाउट प्रोफेशनलाइजेशन। दूसरे एलीट्स जैसे बिजनेस एलीट, ब्यूरोक्रेटिक एलीट से इनका काम अब ज्यादा स्पष्ट रूप से अलग, फंक्शनल डिफरेंशिएशन तो हो रहा है, लेकिन अभी भी इनमें प्रोफेशनलाइजेशन की कमी है। राजनीति अब तक एक पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड प्रोफेशन नहीं बन पाई है, जिसकी अपनी खास ट्रेनिंग या एथिक्स हो। सहीगा। और आखिरी और पांचवा, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण है, मास्टरी ऑफ इमोटिव सिंबल्स। इन एलीट्स में गजब की क्षमता होती है कि वो ठोस पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को इमोटिव सिंबल्स यानी भावनात्मक प्रतीकों में बदल सकें। हाँ, ये तो बहुत दिखता है। बिल्कुल। वो आर्थिक या सामाजिक मुद्दों को धर्म, जाति, क्षेत्र, राष्ट्रवाद जैसे पावरफुल इमोशनल सिंबल्स में ढाल देते हैं। इससे उन्हें राजनीतिक सौदेबाजी, पॉलिटिकल बार्गेन्स करने और लोगों को मोबिलाइज करने में आसानी होती है, और अक्सर इसी से सुलह, रिकॉन्सिलिएशन का रास्ता भी निकलता है। ये हम चुनाव प्रचार से लेकर पॉलिसी मेकिंग तक में देखते हैं। बहुत खूब। तो ये था भारतीय राजनीतिक अभिजात वर्ग के स्वभाव और कार्यशैली पर एक गहरा विश्लेषण, जो हमारे सोर्स मटेरियल से निकल कर आया। उम्मीद है इससे आपको भारतीय राजनीति की अंदरूनी डायनामिक्स को समझने में मदद मिली होगी। हाँ, काफी दिलचस्प इंसाइट्स थे। और अब अंत में एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर भारतीय पॉलिटिकल एलीट ज्यादातर होमोजीनियस हैं, विचारधारा से ज्यादा वफादारी को महत्व देते हैं और टकराव के बजाय सुलह पर जोर देते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत में रैडिकल या बुनियादी सामाजिक आर्थिक बदलाव, मतलब स्ट्रक्चरल चेंज की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और सोशल एंड पॉलिटिकल एलीट पर हमारी आज की ये चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी टॉपिक्स पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद।